हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग अपना कोरिलेशन चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, जैसा कि तुम लोग को पता है। तो अब मैं क्लास के स्टार्टिंग में तुम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट्स करवा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू पोर्शन में आ जाएंगे डायरेक्टली और एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ ऐसे चीजें जो एमसीक्यू के अंदर तुम लोगों को देखने को मिलेगी, जो हमको लिखना है, वो लिखो। सबसे पहले इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमको कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे कोरिलेशन के अंदर। तो वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और हम उससे कैसे डील कर सकते हैं, वो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है। तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि तुम लोगों को पता है, इक्वेशन इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन ओरिजिन और स्केल। तुम लोग देख चुके हैं एमओसीटी में ओरिजिन स्केल दोनों कंसिडर करते हैं, डिस्पर्जन में सिर्फ स्केल कंसिडर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोरिलेशन में क्या कंसिडर होता है। तो लिखो, कोरिलेशन इज नॉट affected by origin as well as scale, but it does affected by the sign of scale. ओके, तो ये लिखो तुम लोग कि कोरिलेशन एक्चुअल में नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन है एज वेल एज स्केल है। मतलब कोरिलेशन एक ऐसा कैलकुलेशन है जिसको ओरिजिन से भी फर्क नहीं पड़ता है और स्केल से भी फर्क नहीं पड़ता है। ना ओरिजिन से फर्क पड़ता है, ना स्केल से फर्क पड़ता है, बट इट डज अफेक्टेड बाय द साइन ऑफ द स्केल। मतलब ये इसको फर्क पड़ेगा, किस चीज से फर्क पड़ेगा? साइन से फर्क पड़ेगा। साइन मतलब लिख लो ब्रैकेट में, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। तो जो मेरा स्केल होगा ना, इक्वेशन के अंदर जो मेरा स्केल वाला पोर्शन होगा, स्केल वाले पोर्शन में जो साइन लगा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे मेरे कोरिलेशन को फर्क जरूर पड़ेगा जब हम लोग इक्वेशन बेस्ड रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे इन केस ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो इसको लिखो, साथ साथ में मैं आगे लिखता हूं। इक्वेशन आपको दिए हो सकते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यू इज इक्वल टू ए प्लस डी बी। ऐसा y एक्स का, एक्स वाई का, यू बी का, वी यू का, कैसा भी इक्वेशन आपको दिया रह सकता है। तो तो कोरिलेशन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय साइन ऑफ बी एंड डी। वो बैंड नहीं लिखा हुआ है ना, मैं भी पढ़ा खुद से, मेरे को ऐसा लगा रहे मैं बैंड लिख दिया। बी एंड डी, इन्वर्टेड कॉमा डाल देता हूं ताकि क्लियर लिखे, बी और डी। तो यहां देखो इक्वेशन में बी और डी क्या है? स्केल है। बी और डी स्केल है, तो स्केल के साइन से उसको फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिख लो। ठीक है बेटा, हो गया। हाँ भैया, अब लिखो आगे। तो अगर आपको क्वेश्चन बोले कि आप कोरिलेशन निकाल के बताओ यू और वी का, तो आप कैसे निकालोगे? आपको कोरिलेशन दिया रहेगा एक्स और वाई का। पहले तो आपको क्वेश्चन इक्वेशन दे देगा, पहले तो आपको क्वेश्चन इक्वेशन दे देगा, फिर आपसे और फिर बताएगा वो कोरिलेशन ऑफ एक्स और वाई आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, बोलेगा कोरिलेशन ऑफ यू एंड वी निकाल के बताओ। यू एंड वी का कोरिलेशन क्या होगा, अभी एक एग्जांपल भी दूंगा। तो आप क्या करोगे, जो कोरिलेशन आएगा यू और वी का, वो सेम टू सेम फोटो कॉपी होगा किसका? एक्स और वाई का। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई, यू और वी रिलेटेड है, क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है। और हमको एक कॉन्सेप्ट पता है कि कोरिलेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन एज वेल एज स्केल। तो आंसर में तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बट साइन चेंज हो सकता है। तो इसीलिए आपको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन ऑफ स्केल्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो जो भी स्केल का साइन होगा, जो भी आप, एक तो क्वेश्चन में आपको इक्वेशन में स्केल दिया रहेगा, उस स्केल का एक्स का स्केल का साइन और वाई के स्केल का साइन उठा लेना और चेक कर लेना भाई, इंटू करने के बाद कोई साइन चेंज हो सकता है, मे बी पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव आ जाए, या सेम भी आ सकता है, हमको नहीं पता। पर आप फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो तुमको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। हम्म।
ठीक है बच्चा पार्टी। चलो अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। ओके भैया, तो लिखो 2u - 3x + 4 = 0। ओके, 4v + 16y + 11 = 0। ओके, ये क्वेश्चन है आपका, इसको लिख लो पहले। कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई लिख लो 0.8। चलो भैया आप पिछला वाला पेज लो भाई, लिख लो पिछला वाला पेज। ठीक है, यस भैया। अब देखना, मेरी बात को समझना ध्यान से। एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, देख लो यहां पर एक्स और वाई, एक्स और यू, वी और वाई रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं। आपको सबसे पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करोगे? आपको निकालना क्या है, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कोरिलेशन निकाल के बताओ यू और वी का। यू और वी का, दोनों यू ही दिख रहा है वैसे, यू और वी का कोरिलेशन निकाल के बताओ। तो आपको u = निकाल लेना है, v = निकाल लेना है। पहला काम, स्टेप नंबर 1। u = ये वाला इक्वेशन देखो ना, u = क्या आएगा? ये उधर जाएगा, 3x प्लस में हो जाएगा, 4 माइनस में हो जाएगा, /2/2। ओके भैया, u = आ गया। अब निकालो v = क्या हो जाएगा? -16y - 11/4/4। ठीक है, बताओ इतना सबको क्लियर है? u = v = कैसे निकला, क्लियर है बच्चों? हाँ भैया, तो बेसिक सी बात कर रहे हो आप, ये कैसे क्लियर नहीं होगा? अब कोरिलेशन ऑफ यू वी कैसे निकलेगा? आपको कोरिलेशन लेना है एक्स और वाई का, और उसमें मल्टीप्लाई करना है स्केल ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई करना है स्केल ऑफ वाई का साइन। ठीक है, साइन मल्टीप्लाई करना है। तो कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई क्या था? 0.8 था। साइन ऑफ स्केल ऑफ एक्स क्या है? चलो ढूंढते हैं स्केल ऑफ एक्स कहाँ है, तब साइन मिल जाएगा। ओ माय गॉड, मिल गया। और वैसी स्केल ऑफ वाई कहाँ है? ये देखो, मिल गया। अब इसको, इसके ये आंसर नहीं उठाना है मेरे को, इसका बस मेरे को साइन उठाना है। तो एक है पॉजिटिव साइन, ओके, और एक है नेगेटिव साइन, ओके, ब्रैकेट बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? -0.8। दिस इज कोरिलेशन ऑफ यू एंड वी, एंड दैट्स इट। इतना सिंपल है ये, इतना मतलब तुम एक बार एक चीज तुम नोटिस किए, हेमोसिटी सबसे टफ था इक्वेशन वाले में। ओरिजिन भी लो, स्केल भी लो। फिर डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन बोला मैं बस स्केल से काम चला लूंगा। फिर अब कोरिलेशन है, कोरिलेशन बोला ना मेरे को स्केल चाहिए ना मेरे को ओरिजिन चाहिए, मेरे को बस वो जो स्केल में साइन लगा रहता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, उससे मल्टीप्लाई कर दो, मैं आ दूंगा आंसर। तो एग्जाम में तो तुम भाई क्वेश्चन पढ़ के आंसर ले आओगे, सॉल्विंग वाला पोर्शन ही नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो इसको, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा जो फॉर्मूला लिखे हो ना, जो तुम लोग की फॉर्मूला बुकलेट बन रही है, उसके जस्ट नीचे में इसको लिखो, जस्ट नीचे में, ताकि अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। क्योंकि क्या है, अगर मैं भी तुम्हारे जगह होता, मैं सीधी बात बता रहा हूं, मैं भी तुम्हारे जगह होता, ये चीज पढ़ के मेरे को नहीं समझ में आती, पर ये एग्जाम्पल देख के मेरे को तुरंत समझ में आ जाता कि बोलना क्या चाह रहा है कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम्पल डायरेक्टली, राइट डायरेक्टली तुम्हारे कॉन्सेप्ट के नीचे होना चाहिए। तो नोट डाउन करो फास्ट। ठीक है बच्चा पार्टी? यस भैया। चलो क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट से सारे बच्चे मेरे साथ में। क्वेश्चन, ओके। ठीक है, और आर एक्स वाई कितना है? 0.8। आर ऑफ यू भी आपको बताना है। ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग 10 सेकंड में सॉल्व कर दो। 10 सेकंड, 5 सेकंड ऊपर वाले को, 5 सेकंड नीचे वाले को। लो आ गया, आंसर भी आ गए। सही है। दूसरे का सही है। हो गया, सीख गए तुम लोग, देखे, बोला ना,
तुम लोग को मैं पहले क्या बोला, सेकंड के 10वें हिस्से का समय नहीं लगेगा तुम लोगों को, इतना जल्दी तुम देख के आंसर बता दोगे। ये वाले इक्वेशन को u इज इक्वल टू निकालना है, और ये वाले को इक्वेशन को v इज इक्वल टू निकालना है, v इज इक्वल टू यस। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ साइन को कंसिडर करना है। तो साइन इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, ओ माय गॉड। तो भाई मैं क्या लूंगा, रिग्रेशन लूंगा एक्स वाई का, और उसमें मल्टीप्लाई करूंगा पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी 0.8 इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, आंसर मेरा 0.8 पॉजिटिव दे देगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस भैया। इसके बाद भैया आप ये वाला देखो, यहां पर देखो u इज इक्वल टू हो जाएगा -3x -4 अपॉन 2 नेगेटिव हो गया ना, और यहां पर v इज इक्वल टू हो जाएगा 16y -11 अपॉन 4 यहां पर साइन नेगेटिव है, यहां पर साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू नेगेटिव 0.8 पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 0.8 नेगेटिव एंड दैट्स इट, बस खत्म। अब इसको फटाफट से एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है बेटा। ये नोटिंग हो गई अगर तुम लोगों की, तो आई थिंक तुम लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा। तो नेक्स्ट छोटे छोटे मैं तुम लोगों को कोरिलेशन से रिलेटेड और दो कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, एक ये है और एक ये है, 2 पेज। तो इसको तुम लोगों को नोट डाउन कर लेना है वाइजली। मैं तुम लोगों को बताता हूँ ये है क्या। तो एक होता है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, एक होता है नॉन डिटर्मिनेशन। तो इसके तुम लोगों को सिंपल फॉर्मूले याद करने बस। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आर स्क्वायर, मतलब जो तुम्हारा कोरिलेशन आएगा उसका स्क्वायर कर दो, तो उसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का मतलब होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, मतलब जो तुम आर स्क्वायर निकालोगे उसमें से 1 को माइनस कर दो, 1 पहले रखना, नहीं तो आंसर पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिर आता है प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला तुम लोग को याद करना है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एन, और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एन, ठीक है। 2 टाइप के एरर्स होते हैं, इसके ऊपर डिटेल में इंस्टीट्यूट ने बात नहीं की है, बस फॉर्मूला बेस्ड बातें की है, तो इसलिए मैं फॉर्मूला ही बता के रफा दफा कर रहा हूं मैटर को यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज और, मतलब काइंड ऑफ एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत रेयर वेराइटी है, पर अगर आ गया तो हम लोग सीख के रखते हैं कि तुमको नॉन सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि ये दिया हुआ डेटा बताओ ये सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। तो अगर तुम्हारा जो आर होगा वो छोटा होगा 6 इंटू प्रोबेबल एरर से, मतलब जो तुम्हारा प्रोबेबल एरर का आंसर आएगा उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करो, अगर तुम्हारा आर उससे छोटा आया तो वो नॉट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और उसी टाइम पे अगर तुम्हारा आर उसके बराबर या उससे बड़ा आ गया, मतलब आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो बराबर या तो उससे बड़ा आ गया, किससे, 6 इंटू प्रोबेबल एरर से, तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? मतलब ये पूरा पेज तुम्हारा फॉर्मूला पे ही बेस्ड था, क्लियर है सबको? ठीक है, यस। एक और चीज के ऊपर मैं बात कर लेता हूं, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, डायरेक्ट एक्सरसाइज में डील करेंगे हम लोग। साइक्लिक ऑर्डर, ये बहुत रेयर टाइप का क्वेश्चन होता है, जहां पर तुम लोगों को एक लीनियर रिलेशनशिप दिया रहता है। लीनियर रिलेशनशिप मतलब एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दी रहती है, और उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में तुम लोगों को सिर्फ ये डिटरमाइन करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि एक साइक्लिक ऑर्डर बनता है रिलेशन का। मेरे को एक बात बताओ, एकदम सिंपल बताना, तुम हो और तुम्हारे 2 फ्रेंड्स हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, कहीं ना कहीं से तुम्हारे ये दोनों फ्रेंड भी आपस में रिलेशन में, मतलब काइंड ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशनशिप वाला रिलेशन नहीं बोल रहा हूं, टच में आना बोलते हैं ना, तो टच में आएंगे कि नहीं आएंगे? ऑटोमेटिक बताओ। तुम हो और तुम्हारे 2 फ्रेंड्स है Y और Z, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ऑटोमेटिक Y और Z किसी ना किसी तरीके से आपस में टच में आएंगे, कनेक्शन में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो बस यही साइक्लिक ऑर्डर यहाँ पर फॉलो होता है कि तुम्हारा X जो है वो किसी तरीके से Y से रिलेटेड होगा, और X जो है वो U से भी रिलेटेड होगा, और तुमसे क्वेश्चन पूछेगा Y और U का रिश्ता बता दो, तो तुमको Y और U का रिश्ता बताना है। तो मेरे को सिंपल बताओ, Y और U के बीच में कितना रिश्ता है? वो X और Y, X और U के बीच में कितना रिश्ता है, उसी से डिटरमाइन होगा कि X कितना अच्छा दोस्त है Y का और X कितना अच्छा दोस्त है U का। वही बता पाएगा कि Y और U के बीच में किस लेवल का रिलेशन हो सकता है। यस, तो इसीलिए यहां पर एक फॉर्मूला बनता है, रिलेशनशिप ऑफ U एंड Y इज इक्वल टू रिलेशनशिप ऑफ X एंड U एंड रिलेशनशिप ऑफ X एंड Y।
ठीक है, ये दोनों का जो मिक्सचर होगा वो डिटरमाइन करेगा कि ये दोनों के बीच में कितना रिलेशन है। इसको अपना साइक्लिक बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जानने वाली, कि तुम लोगों को एक रिलेशन तो क्वेश्चन डायरेक्टली दे देगा, एक रिलेशन तो डायरेक्टली बता देगा कि रिलेशनशिप ऑफ एक्स और वाई जो है वो इतना इतना है, पर रिलेशनशिप ऑफ एक्स एंड यू का ना तुमको इक्वेशन दे देगा। क्या दे देगा? इक्वेशन। तो अब यहाँ पर धर्म संकट आ जाएगी कि हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा? कि क्या रिलेशन है। आर मतलब कोरिलेशन होता है, पर मैं उसको रिलेशन रिलेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। कोरिलेशन मतलब दो वेरिएबल के बीच का रिश्ता। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है एक्स और यू के बीच में, उसके लिए हमको क्वेश्चन इक्वेशन दे देगा। अब वो इक्वेशन को देख के तो मैं कोरिलेशन तो नहीं निकाल सकता ऑफ कोर्स, तो एक एजम्पशन लेते हैं, जनरल एजम्पशन फॉर कैलकुलेशन पर्पस। देखो मैं तुमको, और ये एजम्पशन सही है। क्या एजम्पशन लेते हैं? एज वी ऑल नो दैट कोरिलेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय स्केल और ओरिजिन। तो अपन कैसे डिटरमाइन करें कि उसका कोरिलेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा कि नहीं। मेरे को एक बात बताओ, कोरिलेशन को किससे फर्क पड़ता है? साइन से फर्क पड़ता है। तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन कि उस इक्वेशन का साइन क्या होगा। तो उस इक्वेशन का साइन डिटरमाइन करने का बड़ा सिंपल सा है कि अगर स्केल 0 से बड़ा है तो मेरे को बताओ 0 से ऊपर क्या होता है, फटाफट से बताओ 0 से ऊपर क्या होता है? यस, सारे पॉजिटिव होते हैं 0 के ऊपर। 0 के ऊपर सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बट 0 के नीचे क्या होते हैं? सारे नेगेटिव होते हैं। 0 के नीचे क्या होते हैं बच्चों? सारे नेगेटिव होते हैं। तो अगर तुम्हारा स्केल, उस इक्वेशन का स्केल निकाल लेना, अगर तुम्हारा स्केल 0 से बड़ा है तो आप एज्यूम कर लेना कि कोरिलेशन 1 है, और अगर आपका स्केल 0 से छोटा है तो आप एज्यूम कर लेना कि आपका कोरिलेशन क्या है? नेगेटिव। आर इज इक्वल टू -1। एकदम सिंपल बात। तो ये जो चीजें मैंने अभी जिसके ऊपर बात की, मैंने ये जो सारी चीजों के ऊपर जिसके ऊपर मैंने बात की, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा। ये वाला तो इजी है, तो ये तो डायरेक्टली बनने लग जाएंगे, पर इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं अभी तुरंत कराता हूँ ताकि तुमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आए इसकी। ओके भैया, चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। 4u है ना, ये रहा इक्वेशन, 3x प्लस 4u प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। हाँ भैया बताओ। देखो मैं जैसा तुम लोग को बोला था, एक्स वाई और यू तीन लोग कंसिडरेशन में हैं। एक्स और यू के बीच में अपने को इक्वेशन दे दिया है क्वेश्चन। ओ, और एक्स और वाई के बीच में क्वेश्चन ने अपने को कोरिलेशन ही बता दिया -0.6। और क्वेश्चन बोला यू और वी का रिश्ता क्या बन रहा है ये बताओ, क्वेश्चन मार्क। यू और वाई, सॉरी, यू और वाई का क्या रिश्ता बन रहा है ये बताओ, क्वेश्चन मार्क। तो एक्स और वाई का रिश्ता है -0.6, ये तो पता चल गया। लिख देता हूं यहां पर, कोरिलेशन बिटवीन एक्स और वाई इज -0.6 एज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, एक्स और यू का भी रिश्ता दिया हुआ है इक्वेशन के फॉर्मेट में। तो पहले इक्वेशन को लिखो, 3x प्लस 4u प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को रिलेशन किसका निकालना है? u और y का निकालना है, u और y का निकालना है। तो इस इक्वेशन को मैं क्या इज इक्वल टू लू, x इज इक्वल टू लू या u इज इक्वल टू लू? फटाफट से बताओ। अब ये तो तुम लोग कॉमन सेंस से बताओगे, चैप्टर के इतने आगे बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट आखिरी पढ़ाओ में कॉन्सेप्ट्स को अगर तुम ध्यान में दोगे तो तुम लोग का लॉजिक देखना चाहता हूं। इस इक्वेशन को x इज इक्वल टू के फॉर्मेट में तोड़ना है कि u इज इक्वल टू के फॉर्मेट में तोड़ना है? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड भैया, u निकालना है तो u इज इक्वल टू के फॉर्मेट में तोड़ोगे। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा -3x -7 अपॉन 4
अपॉन 4। मेरे को बस साइन से मतलब है, मेरे को बस साइन से मतलब है। स्केल का साइन क्या है फटाफट से सारे बच्चे बताओ, व्हाट इज द साइन ऑफ स्केल? नेगेटिव साइन है। तो यहां पर पढ़ो मैं क्या लिखवाया हूं, अगर स्केल इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, तो आप r इज इक्वल टू क्या एज्यूम कर लोगे, r इज इक्वल टू क्या एज्यूम कर लोगे, -1। एक्चुअल में मैं तुम लोग को एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूँ, -1 एज्यूम नहीं कर रहे हम लोग माइनस एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि 1 तो वैसे भी किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए, किसी को हिला नहीं पाता है 1। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बताओ? 1 को तुम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, वो ना अपने आप को हिला पाया आज तक, ना किसी और को हिला पाया आज तक। तो एक्चुअल में ये माइनस लेना है आपको, आपको नेगेटिव ले लेना है, जैसे हम लोग पहले सीखे हैं। पहले हम लोग इक्वेशन में जैसे सीखे ना, ये हम लोग वही कर रहे हैं वहां पर, बस 1 इसलिए ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है 1, कॉम्प्लीमेंट्री है 1। तो नेगेटिव साइन अपने को ले लेना है। तो मैं बोल सकता हूं रिलेशनशिप बिटवीन u एंड x -1 है। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं बच्चों? फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? हाँ भैया आप ये बात बोल सकते हो। तो ये देखो रिलेशनशिप मिल गया है, u और x का रिलेशनशिप मिल गया x और y का। तो मेरे को बताओ x और y का रिलेशन मेरे पास है, x और u का रिलेशन मेरे पास है, क्या मैं बहुत आसानी से u और y का रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूं? हाँ भैया, कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? रिलेशनशिप ऑफ u एंड y इज डिपेंडेंट अपॉन रिलेशनशिप ऑफ x एंड u इनटू रिलेशनशिप ऑफ x एंड y। तो बेसिकली क्या है, x वो कड़ी है जो ये दोनों को मिला रही है, x वो कड़ी है जो ये दोनों को मिला रही है। तो रिलेशनशिप ऑफ u एंड y इज इक्वल टू -0.6 इंटू -1, तो दिस इज 0.6। बेटा अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, महा इजी कॉन्सेप्ट है, महा इजी कॉन्सेप्ट है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, तुम लोग मेरे को खुद बताओ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अगर तुम ऐसे देखोगे है कि नहीं इजी कॉन्सेप्ट और फुल कॉमन सेंस पे बेस्ड है कि नहीं? बताओ। तुम लोग को करना ही क्या है, तुमको साइन देखना है, साइन ढूंढना है, रिलेशनशिप, दोनों रिलेशन को मल्टीप्लाई करना है, तीसरा रिलेशन आ जाएगा। दो रिलेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तीसरा रिलेशनशिप बाहर आ जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लो, और जस्ट इस कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद ये एग्जांपल होना चाहिए। ये एग्जांपल नहीं, बेसिकली बुक का ही क्वेश्चन है ये, पर उस क्या बोलते हैं, इसके बाद, इस कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद ये सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो तुम्हारी। नोट दिस डाउन फास्ट। ठीक है बच्चा पार्टी? यस भैया। चलो भाई एमसीक्यू में आ जाओ। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आज। बाईवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर, फटाफट से बताओ। बाईवेरिएट डेटा का मतलब क्या होता है? बाईवेरिएट डेटा टू वेरिएबल, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोर देन टू वेरिएबल ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो मल्टीवेरिएट हो गया। टू वेरिएबल सेम टाइम, टू वेरिएबल डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। फटाफट से बताओ। कोरिलेशन के अंदर बाईवेरिएट डेटा का मतलब क्या है? कोरिलेशन छोड़ दो यार, कभी भी बाईवेरिएट डेटा जब मैं बोलता हूं तो उससे तुम क्या समझते हो? ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। मेरे को एक बात बताओ, मैं एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था रेशियो, उस चैप्टर में मैं पढ़ा था कंपैरिजन। कंपैरिजन क्यों करते हैं? ताकि हम लोग वो निकाल सके कि भाई क्या इफेक्ट हुआ है, कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या इम्पैक्ट क्या है। तो मेरे को एक बात बताओ, कंपैरिजन मैं 1992 का कंपैरिजन करूंगा 2092 के साथ, इसमें कोई सेंस है? इसमें कोई सेंस है? नो। तो क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं इसमें कोई सेंस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दो वेरिएबल एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि कंपेरेबल ग्राउंड्स हो। कंपेरेबल ग्राउंड्स तो होना चाहिए ना, तब तो मजा आएगा। एक्सपेंस को, तुम जो भी एक्सपेंस होता है उसको इनकम के साथ एक साल का ही कंपेयर करते हो ना, पिछले साल के एक्सपेंस को इस साल के इनकम से तो हम लोग नहीं कंपेयर करते। ये भी दोनों वेरिएबल है, एक्सपेंस और इनकम वेरिएबल्स हैं, पिछले साल के इस साल को थोड़ी कंपेयर करते हैं। पॉइंट है, ठीक है। सेकंड बताओ। For a bivariate frequency table having P plus Q classification, the total number of cell is P into Q होगा, P into Q होगा, ठीक है। कितने सेल्स होंगे उसके अंदर ये पूछ रहा है, ठीक है।
P प्लस Q क्लासिफिकेशन है, जैसे मान लो 2+3 क्लासिफिकेशन है तो टोटल 5 क्लासिफिकेशन है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे तुम्हारे, तो 2 × 3 6 सेल्स होंगे तुम्हारे, ठीक है, 6 सेल्स होंगे उसके अंदर। क्लियर? बोलो भैया। अरे लड्डुओं मेरे, जैसे मान लो XYZ तीन ऊपर के हेड हो गए और AB नीचे के 2 हेड हो गए, कितने सेल बने, 1 2 3 4 5 6, कितने सेल बने बताओ, 6 सेल बने ना, डेटा के 6 सेल बने ना। यस, ओके। तो इसको मैं छोटा सा यहाँ बना के लिख देता हूँ, छोटा सा साइड में रख देता हूँ। 6 सेल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बताओ। बोल रहा है सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसी इन अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल मे बी नेगेटिव, 0, A और B, नन ऑफ दीज। तो भाई वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज गोइंग टू बी 0, 0 हो सकता है। और मेरे को एक बात बताओ, फटाफट से मेरे को एक बात बताओ, एकदम कॉमन सेंस वाली बात, अगर तुम्हारे दोनों में से किसी भी वेरिएबल का कोई भी पॉइंट 0 रहा तो आंसर क्या आएगा ये बताओ, फटाफट से बताओ क्या आएगा आंसर। 0 आएगा, वेरी गुड, क्योंकि हम लोगों का फॉर्मूला ही ऐसे डिजाइंड है कि अगर एक आइटम भी 0 हो गया तो वो 0 उतरेगा फॉर्मूले में और पूरे पूरे फॉर्मूले को 0 कर देगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन मल्टीप्लीकेशन। तो कोई भी एक आइटम भी अगर 0 रहा पूरा पूरा आंसर 0 हो जाएगा। अब ये पढ़ा तो उससे रिलेटेड आंसर आया तो मैं पूछ लिया। चलो फोर्थ वाला बताओ। बोल रहा है फॉर अ P इंटू Q बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो सकता है। इसका भी आंसर तुम लोग को शायद नहीं पता होगा, ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चन है, 2 होगा इसका आंसर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा तुम लोग को। फिफ्थ वाला देखो, P इंटू Q क्लासिफिकेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन P प्लस Q, अभी तो पढ़ के आए, ये देखो 2 और 5 सेम क्वेश्चन, उल्टा पूछा है। कोरिलेशन एनालिसिस का एम क्या है, पढ़ो और बताओ, कोरिलेशन एनालिसिस का एम क्या है। क्या ये रिलेशनशिप बताता है, या ये एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बताता है, या ये दोनों बताता है। फर्स्ट तो है ही नहीं आंसर, फर्स्ट तो है ही नहीं आंसर ऑब्वियसली। क्या ये सिर्फ रिलेशनशिप बताता है या एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप भी बताने के लिए काबिल है ये। यस, एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप भी बताता है भाई, कार्ल पियर्सन स्पीयरमैन एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप ही तो बता रहा था। चलो सेवेंथ बताओ, रिग्रेशन का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम लोग नहीं ले रहे हैं रिग्रेशन की वजह से उसको हाईलाइट कर दे रहा है ना, बाद में लेंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगेन थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे ना। व्हाट इज प्रेरस कोरिलेशन, it is a bad relation, it is a very low correlation between having no casual relation और नेगेटिव कोरिलेशन, सी है इसका आंसर, नो कैजुअल रिलेशनशिप। ये भी थ्योरी है, देखो थ्योरीज तो भाई ये ड्रॉबैक होता है एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर, थ्योरी हमको याद करनी होती है, बट टेंशन मत लो, थ्योरी के क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम आते हैं, मतलब एकदम नेग्लिजिबल टाइप के आते हैं, मतलब पूरे पेपर में तुमको एक आध ही मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है, तो वो तुम लोगों का वहां से टेंशन हट गया। स्कैटर डायग्राम हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप कंसिडर निकालने के लिए, कर्वी लीनियर निकालने के लिए, नीदर ए और बी बोथ ए और बी, ये तो बता दो, लीनियर कर्वी लीनियर, ये हम लोग स्कैटर डायग्राम में पढ़ के आए ऑब्वियसली, वेरी गुड बच्चों, लीनियर और कर्वी लीनियर दोनों दोनों दोनों। चलो टेंथ बताओ, इफ द प्लॉटेड पॉइंट इन अ स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, लड्डू अपर लेफ्ट टू लोअर राइट क्या है, नेगेटिव भैया, नेगेटिव मतलब मजाक कर रहे हो आप, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। चलो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब कोरिलेशन कैसा होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यस, जीरो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। सिंगल लाइन है तो कोरिलेशन कैसा होगा ये बताओ, सिंगल लाइन है, बस इतना ही बोला है ना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर कुछ नहीं बताया है, बस बोला एक सिंगल लाइन है,
बहुत बढ़िया बच्चों, तालियां तालियां, अपने आप के लिए ताली मारो। बस मैं ऐसे ताली मारूंगा, तुम लोग ऐसे ऐसे ताली मारना। क्यों? पहले ही ऑप्शन पढ़े परफेक्ट पॉजिटिव, याद आया भैया सीधी लाइन तो परफेक्ट पॉजिटिव में ही बनती थी, टिक मार के निकल गए। ये नहीं देखे परफेक्ट नेगेटिव भी है, सीधी लाइन परफेक्ट नेगेटिव में भी बनती है, परफेक्ट पॉजिटिव में भी बनती है। और क्वेश्चन मेरे को ये नहीं बोला ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्वेश्चन मेरे को ये बोला सीधी लाइन किस में बनती है। तो वो या तो परफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है या तो परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो इट इज ईदर ए और बी, इट इज ईदर ए और बी। आई थिंक आई नीड टू ओपन स्कैटर डायग्राम्स। बताओ इस पूरे डायग्राम में कहां दिख रहा है तुम लोगों को? कोई फॉर्मेट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन को कोई फॉर्मेट नहीं है, बस इवनली कोई भी कहीं भी जाके बैठ गया है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी कहीं भी बैठ गया जाके। कौन सा है बताओ? कोई फॉर्मेट नहीं है। जैसे यहां देखो एक फॉर्मेट है, यहां एक फॉर्मेट है, यहां एक फॉर्मेट है, यहां एक फॉर्मेट है, इधर भी फॉर्मेट दिख रहा है, इधर भी फॉर्मेट दिख रहा है। पर एक ऐसा स्कैटर डायग्राम है जिसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, सब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, सब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी कहीं भी बैठ जा रहा है। नो कोरिलेशन, तो जीरो कोरिलेशन, इसीलिए है 11th का आंसर। चलो, कोरिलेशन बिटवीन शू साइज और इंटेलिजेंस क्या होगा? ये सबसे बेस्ट वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। मेरे जूते का साइज और मेरे पास कितना दिमाग है, इसके बीच में क्या कोरिलेशन होगा? बोलो। जीरो कोरिलेशन भाई, कोई कोरिलेशन ही नहीं होगा, नो कोरिलेशन एट ऑल। जूते के साइज से मेरा इंटेलिजेंस लेवल कौन जज करेगा? चलो 14th बताओ। कोरिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ अ ऑटोमोबाइल एंड अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। ब्रेक को कंसिडर करना ना, हड़बड़ाना नहीं, ब्रेक्स को कंसिडर करो। स्पीड में जा रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं, क्या रिलेशनशिप है? वेरी गुड, नेगेटिव है, क्योंकि मैं एकदम स्पीड से जा रहा था, ब्रेक मारने से रुक गया। तो स्पीड और ब्रेक दोनों एक दूसरे के अपोजिट भागे, नेगेटिव है। स्कैटर डायग्राम किस चीज में हेल्प करता है मेरे को? कंप्यूट करने में, नेचर में, मैथमेटिकल रिलेशन में, बोथ ए और सी में। स्कैटर डायग्राम मेरे को किस चीज में हेल्प करता है? वेरी गुड, वो सिर्फ मेरे को नेचर बता सकता है, वो मेरे को एक्सटेंट नहीं बता सकता, क्योंकि कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है स्कैटर डायग्राम के अंदर। यस। पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज फॉर फाइंडिंग, क्या फाइंड करने के लिए यूज होता है? एनी टाइप, लीनियर, कर्वीलीनियर, बी और सी? पलटो पलटो, कॉपी पलटो। इट्स सच अ लीनियर, इट्स सच अ लीनियर, लिखवाया तो था यार। ये देखो, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है मेरे को दिख नहीं रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ। ये ब्लू कलर की लाइट मेरे को दिख नहीं रही है, ये ब्लू कलर की लाइट में क्या लिखा है? ऊपर हेडिंग में लिखा है कार्ल पियर्सन, और नीचे ब्लू लाइन में क्या लिखा हुआ है? बेस्ट मेजर इन केस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप्स। ओ, हम्म, रिवाइज नहीं करने का फल है बेटा ये, फल। अच्छा भैया, फल हमको नहीं पसंद था इसलिए हम खा के नहीं आए, ठीक है। चलो, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंसीडर फॉर नेचर अमाउंट दोनों फाइंड आउट करने के लिए, सी आंसर है इसका, प्रोडक्ट मूवमेंट, ठीक है। बेटा लीनियर रिलेशनशिप मतलब स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। भूल गए इक्वेशन चैप्टर के वो दिन भी क्या दिन थे, जब हमारे आंसर सिर्फ ऑप्शन से खेलने से आ जाते थे, हमारे आंसर सिर्फ ऑप्शन खेलने से ही आ जाते थे। ओहो हो। चलो 18th वाला बताओ। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है देन द पॉइंट इन स्कैटर डायग्राम टेंड्स टू क्लस्टर। बताओ, अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो स्कैटर डायग्राम कैसे पॉइंट्स का क्लस्टर बनाएगा? पढ़ लो ऑप्शन, इन्हीं तीनों में से कोई एक आंसर है। वेरी गुड, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, ऐसा बनाएगा। अब वो चाहे परफेक्ट पॉजिटिव बनाए चाहे पॉजिटिव बनाए, बनाएगा तो लेफ्ट से राइट ही, ठीक है। ओके, 19 बताओ। स्कैटर डायग्राम का क्वेश्चन है, अगर r इज इक्वल टू 1 है तो ऑल द पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम वुड बी।
बताओ R इज इक्वल टू 1, परफेक्टली पॉजिटिव स्कैटर डायग्राम, ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, परफेक्टली पॉजिटिव। 28 बताओ, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में बी डिफाइंड एज द, अच्छा ये भी तुम लोग को नहीं पता है। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन के ऊपर थ्योरी वाले क्वेश्चन ही आते हैं, न्यूमेरिकल वाले नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका जो डेफिनेशन है वो है सी, कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, सी है इसका आंसर, ठीक है। प्रोडक्ट मूवमेंट अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं लास्ट में एक ऐसा क्विकली तुम लोगों को बता दूंगा कि प्रोडक्ट मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए तुम लोग इसको टिक कर दो, तो लास्ट में अपन एक बार में इसको पूरा लिख भी लेंगे, या तुम लोग अभी एमसीक्यू करते जा रहे हो तो लिखते जाओ प्रोडक्ट मूवमेंट की थ्योरीज जो है। कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज, बताओ रेंज बताया था तुम लोगों को, रेंज बताया था, कोवेरियंस कहां से कहां तक हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। भैया डी हो सकता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वेरी गुड, हाँ तीनों हो सकता है। कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, बताओ, कैन हैव एनी यूनिट एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ टू वेरिएबल इज अ यूनिट फ्री मेजर और नन ऑफ दिस। तो मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कोरिलेशन एक यूनिट फ्री मेजर है, इसको यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, और इसका प्रूफ शायद तुम लोगों को वहीं मिल गया होगा रैंक कोरिलेशन के अंदर। रैंक कोरिलेशन के अंदर हम लोगों को मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हम लोगों को मार्क्स के रैंक से फर्क पड़ रहा था, तो एक यूनिट फ्री मेजर होता है। बेटा अगर तुम लोग बी बोल रहे हो तो मेरे को एक बात बताओ, 100% केस में ये होल्ड करता है? यहां पर कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं बताया, यहां बोला है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, तो तुमको वो हिट करना है जो 100% केसेस में ट्रू है। तो 100% केस में एक ही चीज ट्रू है कि यूनिट फ्री मेजर है। कोई यूनिट, आज मेरे को एक बात बताओ, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आए, आज तक मैं बोला सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वेट, केजी, कोई यूनिट में मैं कोई डिनोट किया हूं आज तक? रुपीस, बताओ ना, नहीं किए ना, यूनिट फ्री मेजर है बेटा। लिमिट बताओ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की कहां से कहां तक लिमिट है, पढ़ लो अच्छे से। कोई लिमिट नहीं है, -1 से +1 एक्सक्लूडिंग, 0 से 1 इंक्लूडिंग, -1 से 1 इंक्लूडिंग। बहुत बढ़िया, मैं भी ताली बजाऊंगा, तुम भी ताली बजाओगे, हम भी ताली, तुम भी ताली, मेरी ताली तुम्हारी ताली। क्यों? बच्चे बी बोल दिए, हड़बड़ी है, हड़बड़ी है, बच्चों को हड़बड़ी है। -1 और +1 नहीं आ सकता क्या कोरिलेशन का आंसर? आ सकता है, इंक्लूडिंग द लिमिट्स होगा। क्या होगा? इंक्लूडिंग द लिमिट्स। 24 बताओ, in a correlation coefficient two variable is 1, the relationship between the two variable would be, तो क्या रिलेशन होगा बताओ? ये लिखवाया था मैं, या अभी अभी लिखवाया हूं, रिसेंटली लिखवाया हूं। बी मतलब होता है स्केल, ये देखो बी दिख रहा है ना, बी का मतलब होता है स्केल, बी का मतलब होता है स्केल, बी का मतलब होता है स्केल, दिख रहा है ना, इक्वेशन में दिख रहा होगा तुम लोग को, बी का मतलब स्केल होता है। अगर r इज इक्वल टू 1 है तो क्या रिलेशन है बताओ? बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं क्लास में ध्यान देने का नतीजा। बी आंसर, वेरी गुड। अभी लिखवाया था तुम लोगों को, कहां पर? यहां पर, ये देखो ये देखो, अगर स्केल ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब हमारे वाले जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें बी इज ग्रेटर देन 0 है, तो आर की वैल्यू क्या होती है? 1। आर की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये देखो यहाँ आर की वैल्यू 1 दी थी, तो हमने देखा बी इज ग्रेटर देन 0। क्लियर सबको? बी इज ग्रेटर देन 0 को हमने देखा, ये देखो मैं इसको इतने बार हाईलाइट करूंगा, इतने बार हाईलाइट करूंगा, किसी ने सोची ना होगी। चलो 25 बताओ, relationship between two variable x and y is given by this, then the value of correlation coefficient between x and y, oh wow wow wow, जोक क्वेश्चन है, जोक। बताओ, then the value of correlation coefficient between x and y, इक्वेशन दिया हुआ है तुम लोग को।
वेरी गुड बच्चों। सी भाई, -1, -1, इसमें कोई सेंस है? फटाफट से बताओ। लड्डू, यस, लड्डू भाई लड्डू। चलो 26 बताओ। फॉर फाइंडिंग, मतलब हम लोग जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन पूछे किए ना सॉल्व, उसका सबसे सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट है ये, इजीएस्ट फॉर्मेट वी कैन से। फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन दो एट्रीब्यूट वी कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे हम लोग बताओ? दो एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है मेरे को याद दिलाओ, मेरे को नहीं याद आ रहा। मेरे को एट्रीब्यूट्स में तो इतना भूल गया, इतना भूल गया, मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा। क्या होता है एट्रीब्यूट? फीचर, वेरी गुड। फीचर होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज फीचर। अब मेरे को एक बात बताओ, फीचर का मतलब मैं बता सकता हूँ क्या कि तुम लोग 10 में से कितने ऑनेस्ट हो? नहीं। मैं बता सकता हूँ क्या कि तुमको 10 में से कितनी तुमको टैलेंट है, इंटेलिजेंस? नहीं, नहीं बता सकता। तुम कितने अच्छे हो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू। फटाफट से बताओ मेरे को, कौन सी मूवी का गाना है, कौन सी मूवी का डायलॉग है? मैं तुमको यही बोल सकता हूँ ना, तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू। तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू। यही बोल सकता हूँ ना। हाँ, मैं यही बोल सकता हूँ। तो मेरे को फटाफट से बताओ। पियर्सन नहीं यूज हो सकता, कार्ल पियर्सन नहीं यूज हो सकता। कार्ल पियर्सन में मेरे को डेटा चाहिए, डेटा चाहिए। स्कैटर डायग्राम कैसे बताऊंगा? स्कैटर डायग्राम में कैसे बताऊंगा? वैसे भी भाई मेरे कैलकुलेट करना है, मेरे को कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन की बात आती है तो स्कैटर डायग्राम पहले ही पीछे हट जाता है। स्पीयरमैन बचा और कॉन्करेंट डेविएशन बचा। कॉन्करेंट डेविएशन के लिए मेरे को क्या चाहिए? कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन के लिए भी मेरे को डेटा चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता। पर मेरे को एक बात बताओ, मैं 10 बच्चों को सामने खड़े कर दूंगा तो मैं ये बता सकता हूँ क्या कि क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे ज्यादा ऑनेस्ट ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये, उससे कम ये। तो क्या मैं रैंक दे सकता हूँ? इकोनॉमिक्स में तुम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्या बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच? कि आपको आपको कौन सा खाना अच्छा लगे, आप उसको रैंक देना है। जैसे मेरे को बताओ, मैं तुम लोगों को ले गया कोई एक जगह पे जहां पर बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स लगे हुए हैं, और वहां पर बहुत सारे वेराइटी के हम लोगों को फास्ट फूड मिलते हैं। तो मैं तुम लोगों को सब वेराइटी के फास्ट फूड थोड़े थोड़े खिलाऊंगा और मैं तुम लोगों को ये बोलूंगा 10 में से तुम इसको स्कोर दे दो। शायद तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ एट द टाइम ऑफ गिविंग द मार्क्स। बट अगर मैं तुमको बोलूं तो भाई सिंपल मेरे को रैंक दे के बता दे कि सबसे अच्छा मेरे को ये लगा, उसके बाद मेरे को ये लगा, उसके बाद मेरे को ये लगा, उसके बाद मेरे को, क्या कर सकते हो तुम लोग? ये रैंक दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? ये बताओ। दे सकते हैं। तो जब बात एट्रीब्यूट्स की उठती है, जब भी बात एट्रीब्यूट्स की उठती है, तब हम बात करते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इज गुड बिकॉज रैंक, बिकॉज हियर रैंक इज गिवन। क्लियर है सबको? जस्टिफाइड? बताओ। यस भैया। चलो 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ब्यूटी जज। जज शब्द दिखा, रैंक कोरिलेशन मारो, आगे बढ़ो। जज शब्द दिख गया, रैंक कोरिलेशन मारो, आगे बढ़ो। चलो 28 बताओ। अभी पूरा थ्योरी चलेगा ना फर्स्ट एक्सरसाइज में। बोल रहा है इफ देयर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट। परफेक्ट डिसएग्रीमेंट मतलब क्या? ये परफेक्ट नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं? फटाफट से बताओ। परफेक्ट डिसएग्रीमेंट मतलब नेगेटिव, तो क्या ये परफेक्टली नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं? आंख बंद करके सी मारो, आगे बढ़ो। सुनो ना, एग्जाम में लेकिन तुम लोग इतना कॉन्फिडेंस मत दिखाना ना जितना मैं अभी दिखा रहा हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए दिखा रहा हूँ, एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ। हर साल 2-3 बार पढ़ाते हैं हम सेम चीज, हर साल 2-3 बार हम लोग सेम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो इसलिए हमको तो भाई मोस्ट ऑफ द आंसर याद होते हैं, ठीक है। और इतना कॉन्फिडेंस इसलिए आता है, पर मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास टाइम कम बच रहा है तो तुम ये सब कर सकते हो। पर पूरा क्वेश्चन और पूरा ऑप्शन पढ़े बिना तुमको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। 29 बोल रहा है when we are not concerned with the magnitude। ये लाइन कहीं पढ़ी सी लग रही है, कहीं तो पढ़ा था मैं। we are not concerned with the magnitude। मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ पढ़ा था? याद नहीं आ रहा, नोट्स खंगालने लग गया, याद नहीं आ रहा। कहाँ पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? अच्छा, preferable when the examiner are not focusing attention on magnitude।
वी आर नॉट कंसर्न विथ मैग्नीट्यूड, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। क्लियर है सबको? बेटा लिखवाई जा चुकी है सारी चीजें नोट्स में। क्विकेस्ट मेथड क्या है बताओ, सबसे फास्ट मेथड क्या है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत बताओ, तुम लोग के हाथ में कैलकुलेटर है, ठीक है? जब कैलकुलेटर नहीं रहेगा तब बताओ। स्कैटर डायग्राम को तो हटा ही दो, कैलकुलेशन का कुछ बात ही नहीं है। प्रोडक्ट मूवमेंट भी हटा दो, रैंक और कॉन्करेंट। बताओ क्विकेस्ट मेथड क्या है विदाउट कैलकुलेटर? बेटा जब भी क्विकेस्ट मेथड की बात हो रही है विदाउट कैलकुलेटर हो रही है ना बात, विद कैलकुलेटर नहीं हो रही है। गजब बच्चे भाई। भाई कॉन्करेंट डेविएशन में कम टाइम लगता है, ठीक है? रैंक कोरिलेशन में 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एम क्यूब निकालना पड़ेगा, कितना सारा चीज निकालना पड़ेगा। कैलकुलेटर रहता तो तुम लोग को पता नहीं चलता है कि कितनी मेहनत है रैंक कोरिलेशन। उन मासूम क्लास 11th वाले बच्चों से पूछो जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं विदाउट कैलकुलेटर, असली दुख उनको पता है। उन लोग रूट भी रॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं, पता है तुमको ये बात? उन लोग रूट भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं, असली दुख तो उनके पास है। क्या भैया, ठीक है? चलो 31 क्वेश्चन देखो। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन? कॉन्करेंट डेविएशन की लिमिट्स क्या होगी? कॉन्करेंट डेविएशन की लिमिट्स क्या होगी? मेरे को एक बात बताओ, मैं जब कॉन्करेंट डेविएशन पढ़ा रहा था तो कोई नई लिमिट बताया था क्या तुम लोग को कि नहीं कॉन्करेंट डेविएशन की ये लिमिट होगी, कार्ल पियर्सन की ये लिमिट होगी, पियरमैन की ये वाली हो जाएगी? कुछ ऐसा किया? मैं डिस्क्रिमिनेशन वाली बात किया था क्या? भाई वही होगी, भाई वही होगी। लिमिटिंग द वैल्यूज इंक्लूसिव, मतलब इंक्लूसिव ऑफ -1 और +1, उसका मतलब ये होता है, ठीक है? ओके चलो नेक्स्ट 32 बताओ। 32 बच्चों, इफ देयर आर टू वेरिएबल एक्स और वाई, नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। अच्छा रिग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, इसके बाद रिग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है क्या? ओके चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बच्चे बोल रहे थे भैया अब कल करेंगे अब कल करेंगे, और यहां से रिग्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मैं सबको हाईलाइट कर दे रहा हूं जो भी रिग्रेशन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 सेट बी का देखो, बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय राइटिंग द करेक्ट आंसर। चलो मेरे साथ साथ में पढ़ना। अगर दो वेरिएबल एक्स और वाई, द कोवेरिएंस, वेरिएंस एंड वेरिएंस ऑफ वाई 40, 16 और 256 है रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट? फटाफट से बताओ, इसका आंसर बताओ बच्चों। कम ऑन, 10 सेकंड दे रहा हूं तुम लोग को, 10 सेकंड। मैं भी निकाल लेता हूँ ताकि क्रॉस चेक कर सकूं। ओके मेरा आ गया आंसर। और देखो अपना मैं कैलकुलेटर ना मैं अपना ऐसे ही रख देता हूँ ताकि मैं तुम लोग को दिखा सकूं कि मेरा आंसर कितने देर में आया। तुम्हारा आंसर सेम स्पीड में आना चाहिए। तुम लोग ये नहीं बोल सकते कि भैया आप पढ़ा रहे हो हम पढ़ रहे हैं तो हमारा आंसर देर से आएगा। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, ठीक है? मेरा आंसर जितने देर में है उतनी ही देर में आना चाहिए, उससे भी कम में ले आओगे तो चलेगा। चलो बहुत हो गया तुम लोग का टाइम, ये देखो ये रहा आंसर 0.625। ये देख लो कैसे आया आंसर, ये देखो दिख रहा है, दिख गया? क्या किए भैया? बेटा फॉर्मूला है बेटा, कोवेरिएंस अपॉन एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई। कोवेरिएंस 40 है, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है एस डी निकाल लूंगा √16 करके, वेरिएंस ऑफ वाई दिया है एस डी निकाल लूंगा √256 करके। इसको सॉल्व करोगे तो 0.625 आ जाएगा। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो तुम हेल्पलेस हो जाओगे, सच्ची बता रहा हूं मैं। आता हुआ क्वेश्चन तुम एग्जाम में छोड़ के आओगे अगर तुमको बेटा फॉर्मूला नहीं याद है तो। कोवेरिएंस अपॉन एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई डिस्कशन इसके ऊपर फर्दर करने की जरूरत नहीं है। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन बताओ। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अगर 15 है तो व्हाट रेस्ट्रिक्शन शुड बी पुट फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई?
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन पुट करें? अगर ऊपर में 15 है तो एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई की रेस्ट्रिक्शन बतानी है, इन चारों में से क्या? नो रेस्ट्रिक्शन। ओके, ये तो भाई लास्ट ऑप्शन रहेगा, कुछ नहीं मिला तो नो रेस्ट्रिक्शन। द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15। अच्छा, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 15 से बड़ा आना चाहिए, ये दूसरा ऑप्शन बोल रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15, 15 से कम आना चाहिए, मतलब कुछ 14, 13, 12 ऐसा कुछ। सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड, बेटा सम तो होता ही नहीं है, सम तो होता ही नहीं है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये एक तो डी ऑप्शन तो हट गया। चलो ए, बी और सी अपने पास, ठीक है। उसमें मेरे को लग रहा है बी और सी में से कोई एक आंसर है, क्योंकि वो है, मेरे को आंसर पता चल गया, तो मैं ए को भी हटा देता हूँ। मेरे को फटाफट से बताओ, कोरिलेशन का आंसर -1 से +1 के बीच में आना चाहिए। हाँ भैया, वैसे सारे बच्चे आंसर बता दिए हैं, बहुत होशियार बच्चे मेरे, बी बोल दिया आंसर। तो बेटा अगर ऊपर 15 है तो नीचे या तो मेरे को 15 चाहिए या तो 15 से ज्यादा चाहिए। अगर 15 से कम में कोई भी वैल्यू लिया, लेट से 14 लिया, तो देखो आंसर 1 को क्रॉस कर देगा। 15 डिवाइडेड बाय 14 करो, आंसर हो गया 1.07। तो 1 को क्रॉस नहीं कर सकती कोरिलेशन की वैल्यू। तो सी ऑप्शन में बोल रहा है लेस देन 15, तो लेस देन 15 में नहीं ले सकता। अगर आप एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ तो भी 15 से बड़ा आना चाहिए। 15 भी आ सकता है पर 15 से बड़ा आना चाहिए, तब जाके मेरा कोरिलेशन का वैल्यू सेटिस्फाई कर पाएगा। तो इसलिए आंसर क्या है? बी है, शुड बी मोर देन 15, होना ही चाहिए। ओके भैया, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन बताओ। इफ द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल 20 है और वेरिएंस ऑफ वन वेरिएबल 16 है, तो व्हाट वुड बी द वेरिएंस ऑफ द अदर वेरिएबल? तो दूसरे वेरिएबल का वेरिएंस क्या होना चाहिए पूछ रहा है, क्या क्या ले सकते हो, मतलब एक क्राइटेरिया पूछ रहा है कि किस क्राइटेरिया के अंदर पे ले सकते हो। देखो सबसे पहले तो ये वेरिएंस को हटाओ, इसमें एसडी लिखो, पहली चीज तो यही करो, एसडी लिखो, उसको वेरिएंस को हटाओ, वेरिएंस से कोई लेना देना नहीं है। वेरिएंस से एसडी निकाल लो, 16 का एसडी हो जाएगा 4। तो ऊपर में 20 है, नीचे में 4 है अपने पास, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं या क्या रेंज की चीजें मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर कोरिलेशन के दायरे में बैठ जाएगा। 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि मेरा आंसर कोरिलेशन के दायरे में बैठ जाएगा। और वैसे आपसे वेरिएंस पूछा है ना, तो वेरिएंस सोचना और फिर एसडी निकाल लेना, ठीक है। ये ऑप्शन में आपको वेरिएंस दिए हुए ना, वेरिएंस, तो उससे एसडी निकाल के यहां पर डालना, एसडी डालना। तो ये ऑप्शन में आपको चारों वेरिएंस दिए हुए। चलो अब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, इतना तो बता दिया, अब तो सिर्फ आंसर ही बोलना बचा है। चलो ठीक है, हो गया, इतना सफिशिएंट टाइम था। जितने बच्चे सही आंसर दिए हैं वेरी गुड, और जितने बच्चे गलत आंसर दिए कृपया करके देखो, ये चारों वेरिएंस दिए हुए हैं। तो 25 अगर वेरिएंस है, क्या लिखा है वैसे पढ़ लो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 25 लिखा हुआ है। तो 25 अगर वेरिएंस है तो एसडी क्या होगा? एसडी होगा 5। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, बाजू में लिख देता हूं यहां पर, एसडी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिख देता हूं। 5 मतलब या तो 5 लिख सकते हैं या तो उससे बड़ा लिख सकते हैं। इसका लिखो लेस देन 10, मतलब 10 से कम कुछ भी, तो हम अभी के लिए 10 ले लेते हैं। 10 का रूट यानी कि 3.16, 3.16 से लेस देन इक्वल टू है ना, मोर देन इक्वल टू यानी 3.16 से मोर देन इक्वल टू, और 1.25 से डायरेक्टली बोल रहा है 1.25 का रूट निकाल लो, वेरिएंस है वो, तो एसडी निकाल लो 1.11 से मोर देन इक्वल टू, ठीक है। मोर देन मतलब इक्वल टू क्या ले रहे हो? मोर देन। अब मेरे को फटाफट से बताओ, 5 को भी छोड़ो, 3, 3 और 1 अगर तुम यहां पर डालोगे, क्या वेरिएंस का दायरा क्रॉस हो जाएगा? सॉरी, कोरिलेशन का दायरा। क्या यहां पर तुम 3 डालोगे, पॉइंट को भी छोड़ दो यार, पॉइंट को भी छोड़ दो, तुम यहां 3 डालोगे, 3 डालोगे और 1 डालोगे, 4 3 जा 12, 20 से कम हो गया, आंसर 1 को क्रॉस कर जाएगा। 4 3 जा 12, 20 से कम हुआ, आंसर 1 को क्रॉस कर जाएगा। 4 1 जा 4, आंसर 1 को क्रॉस कर जाएगा। तो भाई साहब आप 3 3 और 1 वाली चीज को डाल ही नहीं सकते यहां पर आप वही 5 डाल के देखो। 4 5 जा 20, ओके 20 डाल सकते हैं, और 5 से बड़ा कुछ भी ले सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है। तो 6 7 8 9 10 11 12 मेरे को फटाफट से बताओ, क्या कोरिलेशन के दायरे पे फॉल करेगा? बताओ बच्चों, क्या कोरिलेशन के दायरे पे ये फॉल करेगा? यस करेगा।
तो इसका आंसर ए है। और मैं एक बात बता दूं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन टफ कहां बन जाता है, जहां तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े नहीं, क्वेश्चन बन गया टफ। ऑप्शन में दिया हुआ है वेरिएंसेस, आपको ये भी वेरिएंस दिया है, ये भी वेरिएंस, ये भी वेरिएंस, ये भी वेरिएंस। बच्चे भावनाओं में बहे और इसको एसडी मान के आंसर बताने लग गए सी। मैं बार बार बोला कि बच्चे भावनाओं में बहे और आंसर क्या बताने लग गए, सी बताने लग गए। बट एक्चुअल में आंसर क्या था अपना, एक्चुअल में आंसर क्या था अपना, ए था आंसर। क्योंकि ये सब क्या दिया हुआ था, ये सब दिया हुआ था वेरिएंस, आपको क्या लेना था, एसडी। तो एक बार थर्ड क्वेश्चन की अपन फटाफट से बनाएंगे एक सेपरेट, उसमें सॉल्यूशन नंबर 3 का डिस्कशन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, क्या क्या दिया हुआ था, कोवेरिएंस दिया हुआ था 20, वेरिएंस ऑफ एक्स ले लो 16, तो उस हिसाब से एसडी ऑफ एक्स हो जाएगा 4। एसडी ऑफ वाई मुझे बताना है किस रेंज में आ सकता है। इसके लिए मेरे पास 4 ऑप्शन थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 3.16, लेस देन इक्वल टू 3.16, ग्रेटर देन इक्वल टू 1.11। ठीक है, मैंने वेरिएंसेस को एसडी में कन्वर्ट कर लिया ना, ये सब वेरिएंस दिया है ना, तो सबका रूट निकाल दिया, इसका भी रूट निकाल दिया, इसका भी रूट निकाल दिया, इसका भी रूट, इसका भी रूट, चारों का रूट निकाल दिया, एसडी में कन्वर्ट कर दिया। 4 ऑप्शन थे मेरे पास। फॉर्मूला क्या होता है कोरिलेशन का, कोवेरिएंस अपॉन एसडी ऑफ एक्स इंटू एसडी ऑफ वाई। अब ये एसडी ऑफ वाई में, ये जो एसडी ऑफ वाई है, इसके जगह पे डालने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग खुद ही बता दो ये 4 में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल यहां पर बैठेगा कि मेरा आंसर जो आएगा कोरिलेशन का वो -1 से +1 के रेंज में फॉल कर जाएगा। -1 से +1 के रेंज में फॉल कर जाएगा। ऐसी क्या वैल्यू एसडी ऑफ एक्स की डाल, एसडी ऑफ वाई की डालू यहां पर इन चारों में से कि वो हर बार -1 से +1 के रेंज में ही आंसर देगा। बताओ, क्लियर है सबको? 20/4 इंटू 5, 20/4 इंटू 6, 20/4 इंटू 7, 20/4 इंटू 8, कुछ भी करके देख लो, 5 या उससे बड़ा कुछ भी डाल के देख लो, आंसर -1 से +1 की रेंज में ही फॉल करेगा 100%। और वही अगर तुम 3 डाल के देखोगे, 4 इंटू 3.16 डाल के देख लो, यहीं पर पहला ही वैल्यू में आंसर गलत आ जाएगा, 1 से ज्यादा आ जाएगा, 1 को क्रॉस कर जाएगा, जो कि गलत है। कोरिलेशन की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं आ सकती। वैसे 20/4 इंटू 1.11 डाल के देख लो, इसमें भी आंसर 1 को क्रॉस कर जाएगा। तो ये दोनों तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही क्या कर गए, डिससेटिस्फाई कर गए कोरिलेशन के रेंज को, और सिर्फ एक ही वैल्यू कोरिलेशन के रेंज को क्या करा पाई, सेटिस्फाई करा पाई। बस इससे ऊपर की डिस्कशन इस क्वेश्चन पे जरूरत नहीं है, और टाइम की भी इतनी जरूरत नहीं है। 4th क्वेश्चन बताओ, अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, देन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, बता चुका हूं, पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। 1 होगा अगर b इज ग्रेटर देन 0 है, और -1 होगा अगर b इज लेस देन 0 है। पिछले क्लास पे ही बात किए थे, पिछले क्लास पे ही बात किए थे। या तो 1 हो सकता है अगर b ग्रेटर देन 0 हुआ तो, और -1 हो सकता है अगर b लेस देन 0 हुआ तो। बात खत्म। r इज इक्वल टू 0.6 है, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन बताओ, नॉन डिटर्मिनेशन बताना है ना। 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.36, 0.64, डी आंसर। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन डायरेक्ट फॉर्मूला है, नॉन डिटर्मिनेशन। चलो 6 वाला बताओ। बोल रहा है u प्लस 5x इज इक्वल टू 6 है, 3y माइनस 7v इज इक्वल टू 20 है। कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट बताओ x और y के बीच में, दिया हुआ है 0.58। देन व्हाट विल बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v? मजाक क्वेश्चन, मजाक क्वेश्चन। साइन कंसीडर करो और फटाफट से बता दो u और v के बीच में क्या होगा। ओके, मिल गया मेरे को आंसर, तुम लोग बताओ। मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। ओरली बताओ बेटा, ओरली, वेरी गुड।
वेरी गुड बच्चों, एकदम मेरे से 2 सेकंड बाद तुम लोग आंसर लगाओ, बहुत अच्छी स्पीड है। -0.58 हम लोग देख के आंसर निकालेंगे। u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5x हो जाएगा। ये 5 पे ध्यान दो, 5 मेरा ओरिजिन वो स्केल है, 5 मेरा स्केल है, इस पे ध्यान दो। जब मैं u इज इक्वल टू निकालूंगा -5 हो जाएगा, तो यहां से मेरे को एक माइनस मिलेगा। जब मैं यहाँ v इज इक्वल टू निकालूंगा, तो एक काम करते, v को उधर ले जाते, 20 को इधर ले आते, तो जब कुछ भी v इज इक्वल टू निकलेगा, कुछ भी निकले यार, पर v इज इक्वल टू जब निकलेगा तो यहाँ पर 3 जो है वो पॉजिटिव में रहेगा, v उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 20 इधर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव में रहेगा, तो यहां से मेरे को एक प्लस मिला। और मेरा जो एक्स वाई के बीच का कोरिलेशन है वो 0.58 है। कैसे निकलता है, 0.58 इंटू प्लस इंटू माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आंसर हो जाएगा -0.58। बहुत बढ़िया काम किए हैं वो बच्चे जो आंसर निकाले हैं, बहुत जल्दी निकाले तुम लोग, पता है मैं खुश हुआ। चलो 7th बताओ, 7th नंबर क्वेश्चन। रिलेशनशिप बिटवीन एक्स और यू ये दिया हुआ है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स और वाई का ये दिया हुआ है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट यू और वाई का बताओ। साइक्लिक, साइक्लिक वाला है, तुम लोग को आंसर ही याद होगा शायद, आंसर भी नहीं याद होगा तो तुरंत निकाल लोगे। आपको चेक करना है 20 पॉजिटिव और 20 नेगेटिव, 20 पॉजिटिव 20 नेगेटिव चेक करना है सबसे पहले। ओके, मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है ए और सी के बीच में। सबसे पहले बताओ इस इक्वेशन के साथ क्या होगा, ये तो मैं लूंगा ही लूंगा, इस पे कोई डाउट ही नहीं है। ये देखो कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई -0.6 में लूंगा ही लूंगा। कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड यू बताओ, एक्स एंड यू कैसे निकलेगा, इक्वेशन से निकलेगा। मेरा इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x + 4u + 7 = 0। ये इक्वेशन कैसे निकलेगा ये बताओ मेरे को, क्या निकालना है यहाँ पर, x = निकालो, u = निकालो, फटाफट से 2 सेकंड में बता दो। u = वेरी गुड, तो u = हो जाएगा -3x - 7 अपॉन 4 तो मेरे को क्या कंसिडर करना है, मेरे को ये देखना है कि जो स्केल है वो पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव, b जो है b, क्या b इज ग्रेटर देन 0 है या b इज लेस देन 0 है, फटाफट से बताओ। b इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0। इसका मतलब मेरा जो कोरिलेशन आएगा x और u के बीच का वो मैं लूंगा -1, तो एक ये आ गया और एक ये आ गया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। साइक्लिक याद है ना, x y के साथ रिश्ता बना रहा है, x u के साथ रिश्ता बना रहा है, तो ये दोनों के बीच में रिश्ता कैसे बनेगा, कोरिलेशन ऑफ u एंड y इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ x एंड y इंटू कोरिलेशन ऑफ x एंड u, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -0.6, तो आंसर आ जाएगा 0.6। सेम तो क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, कल ही किए थे, सी आ गया आंसर 0.6। क्लियर सबको, यस भैया। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.93। व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन u एंड v एज गिवन बिलो। ये देखो u एंड v का डेटा नीचे दिया हुआ है, x और y को ऊपर दिया हुआ है, हमको सिर्फ साइन कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है, साइन। तो मेरे को फटाफट से बताओ, देखो आंसर तो 0.93 होगा, तो ये दोनों को तो उड़ाई दो, ये दोनों को तो उड़ाई दो, हमको पता है आंसर सेम होगा 0.93, प्लस होगा कि माइनस वो तुमको डिसाइड करना है इस डेटा को देख के। ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, इस डेटा को देख के डिसाइड करो। चलो फटाफट से बताओ। भैया पॉजिटिव होगा 0.93, कैसे आया, ये देखो, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये प्लस प्लस प्लस। मेरे को फटाफट से बताओ, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 0.93 पॉजिटिव आएगा आंसर, बात खत्म। चलो रेफर करो डेटा जो कि ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन में, यानी सिंपल शब्दों में इसी को रेफर करना है। इसको आप हमें ये बताओ कि व्हाट विल बी द कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी फ्रॉम दिस डेटा। लो 9th नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम दिस डेटा अगेन 0.6 0.6 काट कहां से आए,
भाई साहब स्केल और ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता हमको, इसको हटाओ। सी होगा कि डी होगा, आंसर ये बता दो। बच्चे बता दिए आंसर सी होगा भैया। कैसे? ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां एक माइनस है। प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और यहां एक माइनस है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बस साइन कंसीडर करना है भैया, बस साइन, साइन कंसीडर और खत्म बेटे, खत्म। समझ में आया कि नहीं ये बताओ। इसको बच्चों ऐसे समझो तुम लोग, सुनो ना। हाँ भैया बोलो। इसको तुम लोग एक बार मेरे लिए, तुम लोग को समझ में आ गया, मेरे को पता है तुम बहुत होशियार बच्चे हो। मैं टॉन्ट नहीं मार रहा ना तुम लोग को, तो बोलोगे भैया ये तो आप ऐसे बोलते हो जैसे टॉन्ट मार रहे हो हम लोग को। मैं बता रहा हूँ बेटा, तुम लोग को समझ में आ गया, लेकिन मेरे को ना थोड़ा सेटिस्फेक्शन कभी कभी कम मिलता है। तो मैं फिर उस सेटिस्फेक्शन की तलाश में एक ही क्वेश्चन को घसीटते रहता हूँ, घसीटते रहता हूँ। ठीक है भैया। चलो ये डेटा के ना हम लोग नंबर्स को इग्नोर करते हैं, और हम लोग लिखते हैं यू और बी, बस साइन को लिखते हैं यहाँ पर। तो जीरो ही है। अब इन साइंस का हम ना प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, जीरो जीरो प्लस प्लस प्लस। अब फिर इसका प्रोडक्ट निकालो, प्लस, ये तो जीरो है, प्लस, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट निकालो, आंसर प्लस। तो फाइनल आउटपुट क्या निकल के आया बच्चों? ये तो मैं लॉन्ग कट से बताया तुम लोग को। फाइनल आउटपुट क्या निकल के आया? प्लस निकल के आया। तो आंसर क्या है? पॉजिटिव है। अब ऐसे ये दोनों का सिर्फ साइन कंसिडर करो, u प्लस 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 प्लस, v माइनस 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 माइनस। चलो इनका प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट प्लस माइनस 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 माइनस। चलो अब दो दो करके लेते जाओ, दो दो का पेयर लेते जाओ। तुम बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो तो तुम एक साथ भी कर सकते हो। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये तो माइनस ही है। प्लस प्लस प्लस, और ये तो माइनस ही है। प्लस माइनस माइनस हो जाए। तो मेरे को फटाफट से बताओ, फाइनल प्रोडक्ट ऊपर वाले में प्लस निकल के आया और नीचे वाले में माइनस निकल के आया। कोरिलेशन बोलता है ना मुझे स्केल से फर्क पड़ता है, ना मुझे ओरिजिन से फर्क पड़ता है, मुझे सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है और वो है साइन। साइन चेक करो। क्या क्लियर है सबको ये वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन? यस। ओके भैया। 10th नंबर बताओ बेटा, 10 नंबर बताओ। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक गिवन बाय टू जज ऑफ 8 स्टूडेंट, एन मिल गया, इज 21, डी मिल गया। रैंक को रिलेशन बताओ, रैंक को रिलेशन बताओ। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। 6 इंटू 21, 200, 126, 504, 0.75। वेरी गुड बच्चे, सारे सही बोल रहे हैं, सी आंसर है, सी आंसर है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ओके। 11th नंबर क्वेश्चन बता देंगे सारे बच्चे फटाफट से, इजी वाला क्वेश्चन है ये। बोल रहा है अगर रैंक को रिलेशन कोएफिशिएंट है मैनेजमेंट और मैथमेटिक्स के बीच में फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 0.6 और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस 66 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दो। आर 0.6, सिग्मा डी स्क्वायर 66, एन मिसिंग है, एन मिसिंग है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन इज इक्वल टू 0.6 है। ठीक है, तो इसको इधर लाओ और इसको इधर लेके जाओ, तो हो जाएगा 6 इंटू 66, निकाल ही लेते हैं, 396। ये हो जाएगा 396 डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, तो हो जाएगा 0.4। एन क्यूब माइनस एन इधर ले आया उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, इधर है 396। क्लियर हो रहा है? तो ये हो जाएगा एन क्यूब माइनस एन इज इक्वल टू 396 अपॉन 0.4, तो हो जाएगा 990।
अब मेरे को फटाफट से बताओ एन क्यूब और एन की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू डालू तो 990 आ जाएगा। ऑप्शन में देखो और खेल लो। 10 9 8 11 डाल डाल के देखते हैं। चलो 10 डाल के देखते हैं। तो 10 का क्यूब माइनस 10 क्या 990 होता है? फटाफट से बताओ। ऑप्शन से खेल रहा हूं ना। क्या भाई, कौन सॉल्व करे इतना लंबा इक्वेशन? उससे बेटर ऑप्शन से खेलेंगे। 10 का क्यूब माइनस 10 990 होता है। यस, बस यही आंसर है। खत्म, 10 आंसर हो गया। टिक करो और आगे बढ़ो। आई बच्चों बात समझ में? कैसे सॉल्व हुआ ये? फॉर्मूला डाल दिया बेटा, बस। बस फॉर्मूला डाल के जो बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व करते हैं वही किया मैंने। फॉर्मूला पुट करो और बेसिक मैथमेटिक्स सॉल्व कर लो। ओके भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन देखो। बोल रहा है व्हाइल कंप्यूटिंग रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट फॉर द लास्ट 6 years ऑफ अ कंपनी, द डिफरेंस इन रैंक फॉर अ ईयर वाज टेकन 3 इंस्टेड ऑफ 4। ओ गलती हो गई। हमने डिफरेंस ऑफ रैंक 3 ले लिया 4 के जगह। मतलब हमने 3 का स्क्वायर प्लस कर लिया है 4 के स्क्वायर के जगह। अच्छा। What is the rectified rank correlation coefficient if it is known that the original value of rank correlation coefficient was 0.4? बताओ। नंबर ऑफ ईयर्स पता है, गलत वैल्यू सही वैल्यू पता है, रैंक कोरिलेशन पता है। निकाल के बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वैल्यू। रेक्टिफाइड रैंक कोरिलेशन। सबसे पहला काम सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है तुम्हें। सिग्मा डी स्क्वायर सबसे पहले निकालना है। सिग्मा डी स्क्वायर हम भी कर लेते हैं ना क्रॉस चेक, तो ना ये हो जाएगा आपका, ये है ना। ओके मेरा तो आ गया है सिग्मा डी स्क्वायर, तुम लोग भी वेरीफाई करते जाओ। ओके आई गॉट द आंसर, तुम लोग सॉल्व करो जल्दी। ठीक है बच्चा पार्टी, तुम लोग का आंसर सही है। 0.2 इज द करेक्ट आंसर। पर जिन लोगों को नहीं बना उनके लिए मैं सॉल्व करूंगा। नंबर ऑफ ईयर 6 थे, इनकरेक्ट वैल्यू 0.4 थी, और जो मैंने गलत ले लिया है रॉन्ग वैल्यू जो ले ली है वो 3 है, और करेक्ट वैल्यू 4 है। बट सबसे पहला काम मेरे को सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए, ताकि उसके अंदर मैं 3 के स्क्वायर को माइनस कर सकूं और 4 के स्क्वायर को प्लस कर सकूं, यानी इनकरेक्ट वैल्यू के स्क्वायर को हटा सकूं और करेक्ट वैल्यू के स्क्वायर को डाल सकूं। भैया स्क्वायर क्यों? बेटा डी स्क्वायर निकालते हैं ना हम लोग, है ना। और ये डी दिया हुआ है तो डी का स्क्वायर लेना पड़ेगा। हाँ तो चलो, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। गलत आ रहा है मेरा 0.4। 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर मुझे नहीं पता। एन क्यूब मेरा आ जाएगा, कितना आया था? 216 था ना। हाँ 216 माइनस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 210 इज इक्वल टू 0.6। तो सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा मेरा 210 इंटू 0.6 अपॉन 6। 21 21 आ रहा है। अब इस 21 में करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर कैसे निकलेगा? 21 में ये डी स्क्वायर है, तो 3 के स्क्वायर को माइनस कर दो क्योंकि वो गलत है, और 4 के स्क्वायर को प्लस कर दो क्योंकि वो सही है। तो इसमें माइनस करो 9 और प्लस करो 16, तो ये हो जाएगा 28। अब फिर से फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन का। तो अब ये जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 210 माइनस 1, 0.8 माइनस 1 0.2 आंसर। क्लियर बच्चों? क्लियर है? जैसे हम लोग मीन का निकालते थे, मिसिंग वैल्यू, वो सब वैसे ही तो निकाल रहे हैं।
वहां सिग्मा एक्स निकालते थे, यहाँ सिग्मा डी स्क्वायर निकाल रहे, फिर उसमें सही वैल्यू पुट कर दे रहे, सही वैल्यू डाल रहे, गलत वैल्यू हटा रहे। बताओ। ओके भैया, चलो 13th नंबर क्वेश्चन बताओ। बोल रहा है फॉर 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 4। कॉन्करेंट डेविएशन अपने को 4 मिल रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन निकाल। याद है फॉर्मूला 2c माइनस एम, 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, तो वो चीज का ध्यान रखना है कि कितना लेके चलना है आपने। बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। 2c माइनस एम बेटा। मैं बता दूं? चलो ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड टाइम लग रहा है तुम लोग को। सबसे पहले चेक करेंगे, 2c माइनस एम करेंगे, 2 × 4 - 9, 8 - 9, तो ये माइनस में आ गई वैल्यू, तो माइनस में वैल्यू आ गई, मतलब ब्रैकेट के बाहर भी माइनस लेना है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लेना है। इधर भी 2c माइनस एम लेंगे तो वो -1 है अपॉन एम, एम कितना है 9 है, तो हो जाएगा -1/9, तो हो जाएगा -1/3, तो -1/3 आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो भी भूल गए होगे तुम लोग, क्या उम्मीद करूं मैं तुम लोग से, ऐसे भूल रहे हो तुम लोग फॉर्मूले जैसे, बाप रे। बताओ ना क्या था इसमें टफ जो तुम लोग को नहीं बना? डी। कॉन्करेंट डेविएशन तो जबकि मेरे को लगता है एकदम इजी रहता है, एकदम ज्यादा इजी। चलो कोई बात नहीं। 14 बताओ, पहली पहली बार है तो माफ कर दिया जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर पी पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1/√3 है। नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फर्स्ट फाउंड सी दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ पी बताओ। पी मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बताने हैं तुम लोगों को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बताओ। 1/√3 आर की वैल्यू, टी जो है वो 6 है, एन मुझे निकालना है, ठीक है, इतनी चीज मेरे को निकालना है, और m इज इक्वल टू होता है n-1 होता है, ये चीज ध्यान में रखना। तो r है 1/√3 और फॉर्मूला पक्का पॉजिटिव का लगा होगा क्योंकि आंसर पॉजिटिव है, तो 2c माइनस एम अपॉन एम, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 12 माइनस एम अपॉन एम। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3, रूट हट जाएगा, और ये हो जाएगा 12 माइनस एम अपॉन एम। लिख देता हूं मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा m इज इक्वल टू 12 12 24 12 36 माइनस 3m, तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4m इज इक्वल टू 36, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36/4, m इज इक्वल टू आ गया 9, m इज इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को n चाहिए, तो n कैसे निकलेगा m+1 करके, तो 9+1 10 आ गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब तुम लोग बोलोगे भैया क्वेश्चन में तो कुछ पी भी निकालने बोला था, तो बेटा पढ़ो क्वेश्चन को। पी का मतलब है पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये आ गया 10, और इसको तुम लोग कर लो नोट डाउन, तो नोट डाउन कर लो फास्ट। ठीक है बच्चा बाड़ी, यस भैया यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखवा और समझने की कोशिश कर। पियर्सन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ड्यू टू पियर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा? बच्चों 3 तक गिनूंगा, आंसर बताओ। 1 2 2, यार ऐसे मत करो यार प्लीज,
मेरी उम्मीद तोड़ देते हो तुम लोग। कैसे बच्चे हैं? सिर्फ एक बच्चे ने मेरी उम्मीद पे खड़े उतरे और आंसर दे दिया है सी। आंसर है 0। हमें है 0। कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले में अगर डेटा में कहीं 0 दिख गया तो वो ऐसा इन्फेक्टेड इंसान है जो पूरे डेटा को 0 बना देगा। 0 पूरे डेटा को 0 बनाने की ताकत रखता है। आंसर 0 है बच्चों। ओके भैया, सॉरी भैया, हमने ध्यान नहीं था। बेटा जिंदगी ने तुमको एक अवसर दिया था, मौका, उस मौके को तुमने गवा दिया। कोई बात नहीं भैया, मौके की कमी नहीं हमारे पास, ठीक है। चलो 16 बताओ। बोल रहा है फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम डिराइविंग द रिग्रेशन लाइंस। आ गया, रिग्रेशन आ गया, होल्ड पे डालना पड़ेगा। इसके बाद रिग्रेशन ही है क्या? इफ यस देन आज की क्लास तो खत्म हो जाएगी भैया, खुशी के महासागर दौड़ रहे हैं। हाँ ओके, रिग्रेशन 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 रिग्रेशन। ओके, इसके बाद सारे क्वेश्चन रिग्रेशन के हैं। तो चलो सेट सी में तुम लोगों को होमवर्क देके रखा था तो तुम लोग कर लियोगे, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे इसमें। बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आया बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कौन से मेथड से निकाले और आंसर क्या आया, दोनों बताना मेरे को। आंसर सी आया भैया, और कौन से मेथड से निकाले हो? डायरेक्ट मेथड से निकाले हैं भैया। ओके, डायरेक्ट मेथड से निकाले हैं और आंसर सी आ गया है। इजी, सबको आ गया? सबका आ गया बच्चों? इजी वन। यस भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। 2 का आंसर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स और वाई का बताना है, अगेन डायरेक्ट मेथड से यूज करके 0.655। ओके 0.655, ठीक है। थर्ड बता दो। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अगेन बी 0.98। बेटा सेकंड का आंसर 0.655 ही है, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो आपसे, शायद। चलो 4, ओ माय गॉड, फॉर्मूला n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रूट ओवर n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, है ना? क्या ये फॉर्मूला है? अब इसमें एक चीज समझना, इट वॉज नोन डेट टू पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 और 11, 6 और 8 रॉन्गली ले लिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गलत ले लिए, ठीक है। करेक्ट पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 10, 9, 8 और 10 है, तो करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या हो? तो हमको सिग्मा की वैल्यूज पता है, हम उसमें से इनकरेक्ट वैल्यूज को माइनस करेंगे, करेक्ट वैल्यूज को ऐड कर देंगे। क्या हम यही करेंगे? और फिर हम फॉर्मूले में डाल देंगे। यस, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, क्लियर कट डायरेक्ट क्वेश्चन है। फोर्थ का आंसर क्या है बस ये बता दो। सी आया भैया, ओके। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, साइज और डिफेक्टिव, साइज और डिफेक्टिव आइटम्स के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताना है। कितना आया? बेटा साइज और डिफेक्टिव्स के बीच में बताना है। 0.07 बोल रहे बच्चे। ओके 0. कैसे निकाले बताओ तो एक बार, बताओ तो कैसे निकाले एक बार, एक्सप्लेनेशन दो प्रॉपर। डिफेक्टिव है 25 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100। और डिफेक्टिव आइटम्स को y मान लिया है, ठीक है। x किसको माने हो?
तो एक्स कौन है? अच्छा ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे को बताओ एक्स क्या क्या है, ये एक्स की वैल्यूज बोलो, एक्स की वैल्यूज बोलो। अभी कैलकुलेट करते हैं 2 मिनट में एक्स की वैल्यूज, तुम ही लोग बताओगे, आई एम नॉट गोइंग टू टेल। एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमको क्वेश्चंस बनने चाहिए बेटा, एकदम तो फॉर्मूले में लड्डू नहीं खिला देगा। 10, 12, 14, 16 और 18, और y की वैल्यू y की वैल्यू 10, 20, 15, 15, 13.33। ओके, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कार्ल पियर्सन को लगेगा या स्पीयरमैन लगेगा? कार्ल पियर्सन या रैंक? यस, कार्ल पियर्सन लगेगा। तो बताओ, कार्ल पियर्सन लगेगा एन 1 2 3 4 5, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू बताओ। सिग्मा एक्स वाई तुम लोग कैलकुलेट किए तो तुम लोग तुरंत बताओगे आंसर, है ना? किए हैं कैलकुलेट तो तुरंत बताओगे। माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स की वैल्यू अलग बताओ, सिग्मा वाई की वैल्यू अलग बताओ। सेवेंटी इंटू 73.33 अपॉन रूट ओवर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? वन जीरो टू जीरो। अच्छा, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, एन सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ। 1128 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। चलो अब देखते हैं इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है कि नहीं। इफ यस देन वी कैन से हाँ भाई तुम लोगों ने की नहीं है कुछ गड़बड़ी। मेमोरी प्लस 70 इंटू 73.3 16.67 1020 इंटू 5 मेमोरी प्लस 70 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी माइनस MRC का रूट 1128 इंटू 5 16.1932 229 0.07। ओके वेल डन, वेल डन। चलो, और ये मैं इसलिए किया, तुम लोग ऐसा सोचो कि भैया क्या आपको हमारे पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा की बात नहीं है, तुम लोगों का एग्जाम है, मेरे को पता है कि बुक में आंसर्स प्रोवाइडेड होते हैं, तो मैं बस रैंडम सैम्पलिंग करता हूँ, क्रॉस चेक कि तुम लोग जेन्युइनली सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो ये तो मेरे को फटाफट से बताओ बच्चों, कोई अगर क्राइटेरिया था डाउट का तो वो क्वेश्चन नंबर 4 था और 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट आया हो 4 या 5 नंबर क्वेश्चन में? देखो 1 2 3 तो इजी थे, 4 और 5 नंबर क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे बोल सकते। साइज थे भैया, मैंने आइटम्स का कर दिया था बेटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमको साइज लेना है और डिफेक्टिव्स लेना है, तो साइज तो अपन यहां से लेते हैं और उसका मिड वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज है। ठीक है, और यहाँ पर डिफेक्टिव आइटम्स दिए हुए हैं तो डिफेक्टिव आइटम्स नंबर ऑफ आइटम्स के बेसिस पे निकाल लेंगे। ठीक है, परसेंटेज बेटा कि ये कितना परसेंट डिफेक्टिव, ये मेरे पास टोटल आइटम है, टोटल सैंपल स्पेस है, उसका कितना परसेंट डिफेक्टिव है, टोटल का कितना परसेंट डिफेक्टिव है, ऐसे करके हम निकाल लेंगे कि टोटल का कितना परसेंटेज डेटा डिफेक्टिव है। ठीक है, तो जैसे 25 है, 250 टोटल है इंटू 100 तो कितना परसेंट डिफेक्टिव है मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर 70 है, टोटल 350 है तो कितना परसेंट डिफेक्टिव है मिल जाएगा। वैसे यहाँ 60 है, टोटल 400 है तो कितना परसेंट डिफेक्टिव है मिल जाएगा। 45 अपॉन 300 इंटू 100 कितना परसेंट डिफेक्टिव है मिल जाएगा।
और 20/150 इंटू 100 कितना परसेंट डिफेक्टिव है मिल जाएगा। ठीक है, परसेंटेज बेटा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मेरे को ये जानना है, मेरे को ये नहीं जानना है कितने बल्ब डिफेक्टिव है, मेरे को ये जानना है कि टोटल डेटा, टोटल जब उस ग्रुप के अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग होके बाहर निकलता है तो उसके कितने बल्ब्स डिफेक्टिव निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे को नंबर ऑफ आइटम्स को कंसिडर क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मेरे टोटल आइटम्स है, इसके इतने परसेंटेज नंबर जो है वो डिफेक्टिव निकल रहे हैं इस ग्रुप के अंदर, तब जाके तो ये कंसिडर हो पाएगा ना पूरा, मतलब कंपेरेबल ग्राउंड जो हम लोग बोलते हैं ना वो इससे बन पाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ू मैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बता दो। लो भाई लो, क्वेश्चन नंबर 4, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 414, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, देखो मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर बता दे रहा हूँ बेटा, प्रोफेशनल एग्जाम हम लोग दे रहे हैं, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक ये सेम चीज तो क्लास 11th में भी है ना स्टैटिस्टिक्स में, तो ये सब जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो उनके लिए हैं, हमको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के ही क्वेश्चंस को दिया जाएगा, डायरेक्टली अगर दे दें तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनेगी ना। सिग्मा वाई 90 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 600 है, सिग्मा वाई स्क्वायर 300 है, नंबर ऑफ आइटम्स 30 है, और बोल रहे हैं कि हमने दो पेयर 12 11 6 8 रॉन्गली ले लिए, और करेक्ट वैल्यूज है 10 9 और 8 10। लो ये डेटा है, नाउ यू आर गोइंग टू हेल्प मी, मतलब जिन बच्चों को बन गया है वो हेल्प करेंगे उन बच्चों की जिनको नहीं बना है, थ्रू मी, आई एम द सोर्स। तो फटाफट से बताओ, ये क्वेश्चन देख के सबसे पहली चीज क्या समझ में आई, हाँ कुछ तो भी रॉन्ग डेटा इसके अंदर घुस गया है, बोलो सबसे पहले चीज यही समझ में आई क्या, कि कुछ तो भी रॉन्ग डेटा इसके अंदर में घुस गया है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को करेक्ट डेटा इंसर्ट करना है, एक मिनट रुको। यस बच्चों, करेक्ट डेटा मेरे को इंसर्ट करना है और करेक्ट डेटा इंसर्ट करने से मेरा कोरिलेशन आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो पहला स्टेप आपको इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आता है, क्या करना है फटाफट से बताओ, कहां कहां से ये रॉन्ग डेटा हटेगा और कैसे कैसे हटेगा ये बताओ। हर 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 इसके अंदर मैं और इजी बना देता हूं, हर इसके अंदर ये एक्स है और ये वाई है, लो और इजी बता दिया। करेक्ट सिग्मास निकालना है, तो चलो पहला सिग्मा निकाल लेते हैं हम, सिग्मा एक्स वाई 414 है, इसके अंदर क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा, इन दो ब्रैकेट्स को, इन चार ब्रैकेट्स को देख के बताओ क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा विद बायफॉर्गेशन। सिग्मा एक्स वाई है, मतलब एक्स इंटू वाई गलत डला हुआ है, तो एक्स इंटू वाई गलत को हटाना है, तो कैसे हटेगा एक्स इंटू वाई गलत, क्या मैं माइनस करूं 12 इंटू 11 को, हाँ भैया बस 12 इंटू 11 को माइनस करूं और कुछ नहीं, हो गया। यस 6 इंटू 8 को भी माइनस करो, क्यों, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं एक्स इंटू वाई और इसके अंदर जाके बैठे हैं गलत, अब सही वाले को प्लस कर दो भैया, तो प्लस करूंगा 10 इंटू 9 अंदर होना चाहिए और 8 इंटू 10 अंदर होना चाहिए। फटाफट से सारे बच्चे मेरे को करेक्ट सिग्मा एक्स वाई बता देंगे कितना आया, करेक्ट सिग्मा एक्स वाई कितना आया मेरे को 2 मिनट में बताओ। 404, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, सिग्मा एक्स कितना है 120, इसमें से क्या माइनस होगा और क्या प्लस होगा बताओ। फिर से ये चार ब्रैकेट्स को देखो, इसके अंदर सिग्मा एक्स मतलब एक्स की वैल्यूज गलत कौन सी बैठी होगी, कौन सी 12, एक 12 गलत बैठी होगी और एक 6 बैठी होगी, और कौन सी सही बैठनी चाहिए, देखो गलत वैल्यूज को मैंने हटा दिया है, अब सही वैल्यूज बताओ कौन सी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए और 8 होनी चाहिए, वेरी गुड। तो बताओ करेक्ट सिग्मा एक्स कितना आ गया, 120 आ गया, 120 आ गया फिर से, अच्छा हाँ 18 हो जाएगा। सिग्मा वाई 90 है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, सिग्मा वाई 90 है, इसमें से इनकरेक्ट 9 क्या है 11, सॉरी इनकरेक्ट वाई है 11 और 8, और करेक्ट क्या है 9 और 10,
9 और 10। तो बताओ करेक्ट y कितना आ गया? 18 और 19। अच्छा हाँ, ये भी 90 आ जाएगा फिर से। ओके, तो ये मेरा करेक्ट आ गया, ये मेरा करेक्ट आ गया, ये मेरा करेक्ट आ गया। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स क्या सेम रहने वाला है? फटाफट से बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स सेम रहने वाला है बच्चों, बोलो। बताओ बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स 30 है, तो क्या वो सेम रहने वाला है या इसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे? बेटा जितने टर्म गलत डले हैं उतने ही टर्म सही डलेंगे, तो कोई चेंज इसमें नहीं आएगा ना बच्चा। ओके, चलो एक्स स्क्वायर को पकड़ो, 600। सिग्मा एक्स स्क्वायर 600, इसमें से माइनस होगा 2 बार और प्लस होगा 2 बार, क्या क्या? एक्स स्क्वायर। तो गलत एक्स स्क्वायर माइनस करो, ये देखो 12 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। गलत एक्स स्क्वायर को अपन माइनस करेंगे और सही एक्स स्क्वायर को प्लस कर देंगे। सही एक्स स्क्वायर 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। वैसे ही सिग्मा वाई स्क्वायर दिया हुआ है मेरे को 300, तो इसके अंदर से हम गलत वाई स्क्वायर्स को हटा देंगे और सही वाई स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे। गलत वाई स्क्वायर है 11 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, और सही वाई स्क्वायर क्या है? 9 और 10 का स्क्वायर। ये है मेरे सही वाई स्क्वायर्स। तो चलो बताओ कितना आ रहा है, फटाफट से सारे बच्चे मेरे को बताएंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर का कितना आ रहा है सही वाला। बताओ भाई। मेरे को ना तुम लोग क्लास में कैलकुलेटर उठाने का मौका ही मत दिए करो। यू नीड टू मेक इट सुपर फास्ट। चलो भाई चलो, भैया हम नहीं बता पा रहे हैं, चलो ठीक है हम ही बता देते हैं। 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 600, 584, 296। बस मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस ले ले। अब इसको फॉर्मूले में डाल दो और निकाल दो आंसर। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई 120/90 अपॉन रूट ओवर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर 584 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर 296 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो जस्ट वी नीड टू सॉल्व दिस। तो हो जाएगा 30 इंटू 404 मेमोरी प्लस 120 इंटू 90 मेमोरी माइनस MRC। तो हो जाएगा 1320। क्या हो जाएगा बच्चों? 1320 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 584 मेमोरी प्लस 120 इज इक्वल टू मेमोरी माइनस MRC रूट 55.85 इंटू 296 इंटू 30 मेमोरी प्लस 90 का स्क्वायर मेमोरी माइनस MRC का रूट 27.9284। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे 55.85, तो ये आ रहा है 111560। तो ये आ रहा है कुछ 0.85 अप्रोक्सीमेट। कितना आ रहा है? 0.85 अप्रोक्सीमेटली, मतलब वही 846 तो 85। क्लियर सबको? तो इस हिसाब से इसका आंसर 0.846, हाँ 846 ही आ रहा था, तो मैं उसको राउंड ऑफ कर दिया 85। क्लियर है? बताओ ना, इजी था क्या? इस वाले पोर्शन को देखो, क्या किए हम, नेगेटिव जो गलत वैल्यू थी उसको हटाते गए और जो पॉजिटिव वैल्यू थी उसको डालते गए। इससे ज्यादा कुछ किया हमने नहीं, इससे ज्यादा हमने कुछ किया नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है इससे ज्यादा करने। ओके भैया, चलो बेटा चलो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता देंगे बच्चे फटाफट से, 2 सेकंड के अंदर 6 वाले क्वेश्चन का आंसर मेरे को बता दो।
डी भैया, डी, डी आंसर। ओके, चलो इस पे कोई, किसी को कोई डाउट है इस वाले क्वेश्चन पे? किसी को कोई भी डाउट है क्या? भैया एक बार बता दो भैया। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं बता दूंगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि तुम ट्राई किए हो। दिस इज द बेस्ट पार्ट फॉर मी। फॉर टू वेरिएबल एक्स और वाई इट इज नोन दैट कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 8 है। डेटा लिख लेता हूं ना मैं। फिर बोल रहे हैं आर इज इक्वल टू, मतलब 0.4 दिया हुआ है मेरे को। कोरिलेशन वेरिएंस ऑफ एक्स 16 दिया हुआ है। तो मेरे को बताओ, पक्का पक्का ये फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा है कि एसडी निकालना पड़ेगा। तो एसडी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एसडी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना? बोलो। ऐसे निकाल लियो, यूज आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ y फ्रॉम इट्स मीन 250। ओके, सिग्मा छोटा y दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 250। क्वेश्चन निकालने क्या बोलने वाला है? क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हूं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर द बाइवेरिएट डेटा। अच्छा, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बताने हमको डेटा के अंदर कितना था। नहीं, ये क्वेश्चन तो कराने लायक है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कराने लायक है, नया वेराइटी है। चलो, आर का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है क्या? यस भैया। देखो मेरे को डेटा दिया हुआ है 0.4 आर का, कोवेरिएंस 8 दिया हुआ है, एस डी ऑफ एक्स 4 है, और एस डी ऑफ वाई मुझे नहीं पता। तो क्या मैं एस डी ऑफ वाई यहां से निकाल सकता हूं? 2 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये आ रहा है मेरा एस डी ऑफ वाई 5। क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सबको? तो फटाफट से एक बार हाँ बोल देंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आज हम यहीं रुक जा रहे हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट मेरे को ये बताओ बच्चों, एस डी ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर सिग्मा छोटा वाई स्क्वायर अपॉन एन, यही होता है ना? जहां पर y इज इक्वल टू होता है x माइनस बार एक्स, यही होता है ना फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड। एक बार हाँ बोल दो, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यही होता है ना एसडी का? यस। तो यहां पर देखो मेरे को एसडी ऑफ वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, मेरे को सिग्मा वाई स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ही तो मेरे को निकालने हैं। तो देखो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, मतलब सिंपल शब्दों में लोग रूट को इधर से इधर लाते हैं, एक ही बात है। तो हो जाएगा 25 और इधर से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 250 अपॉन 25। तो n इज नथिंग बट 10। लो जी, n की वैल्यू 10 आ गई। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब तुम लोग बोलोगे भैया बायवेरिएट डेटा का मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स, तो बेटा बायवेरिएट डेटा में x और y के नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही होते हैं ना। x और y के नंबर ऑफ टर्म्स सेम हुए होंगे तभी तो कोरिलेशन निकला होगा। x में 20 डेटा, y में 10 डेटा, ऐसे में कोरिलेशन नहीं निकलता है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, हो गया नोट? फिर से ध्यान में रखना, मेरे को क्वेश्चन में कोवेरिएंस गिवन था, कोरिलेशन गिवन था, वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन था, जिससे मैंने एसडी निकाल लिया बहुत आसानी से रूट निकाल के। ठीक है, और मेरे को सिग्मा वाई गिवन था क्वेश्चन में, छोटा वाई ना, छोटा वाई का मतलब तुम लोगों को पता है एक्स माइनस बार एक्स। तो मैंने सबसे पहले कोवेरिएंस वाला मतलब कोरिलेशन वाला फॉर्मूला लगाया जिसमें कोवेरिएंस यूज होता है। ठीक है, और उससे मेरे को एसडी ऑफ 5 बड़ी आसानी से मिल गया, ये वाला हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। इसके बाद मेरे को ध्यान में आया मेरे पास एसडी का फॉर्मूला है, मेरे को एन निकालना था, टारगेट याद रखो, मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालने थे। तो कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करना था जिसमें मेरे गिवन डेटा यूज हो जाए और नंबर ऑफ टर्म्स भी आ रहा हो एट अ सेम टाइम। तो मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला याद आ गया, सिग्मा छोटा वाई स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं क्या किया, सिग्मा छोटा वाई स्क्वायर मेरे को गिवन था, डाल दिया, एस डी ऑफ वाई डाल दिया, और मैंने इसको सॉल्व कर दिया नॉर्मली, तो एन इज इक्वल टू 10 आ गया मेरा। क्लियर है सबको? यस भैया। चलो रैंक कोरिलेशन बता दो, सेवेंथ का आंसर। सेवेंथ का आंसर रैंक कोरिलेशन कितना आया? डी 0.57। सारे बच्चे वही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलो एट्थ का बताओ, बोटेनी और जूलॉजी, सीरियल नंबर, मार्क्स इन बोटेनी, मार्क्स इन जूलॉजी, रैंक कोरिलेशन बताओ।
रैंक कोरिलेशन सी भैया, सी, ओके। नेक्स्ट रैंक कोरिलेशन, अगेन रैंक कोरिलेशन बताओ कितना आया, कितना आया, वही वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। डी भैया। कॉन्करेंट डेविएशन बताओ, कॉन्करेंट डेविएशन बताइए। इजीएस्ट क्वेश्चन लगा होगा तुम लोगों को ये। हैं सब अलग अलग आंसर कैसे दे रहे हो? 857 यानी कि 8678 89, सी है बेटा इसका आंसर, सी है, सी है इसका आंसर बेटा। 0.78 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है चलो फिर से कॉन्करेंट डेविएशन 11th का आंसर बताओ। कॉन्करेंट डेविएशन 11 का आंसर ए। इसके बाद से आई थिंक रिग्रेशन चालू हो गया है, इसके बाद से रिग्रेशन है। ठीक है तो ये हम लोग रिग्रेशन पढ़ने के बाद डील करेंगे। एक बार यहां पर आ जाओ फटाफट से, फिर से हम लोग एमसीक्यू की एक और सेट को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। चलो रेडी हो? मेजोरिटी क्वेश्चन ऑलरेडी डन है इसमें, मेजोरिटी क्वेश्चन ऑलरेडी डन है अगर तुम लोग देखोगे तो। चलो बाइवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर, बाइवेरिएट डेटा किस चीज के लिए करेक्ट होता है? दो वेरिएबल, मोर देन दो वेरिएबल, टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली, टू वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। उसी क्वेश्चन को घुमा के दिया है, उसी क्वेश्चन को जो पहले कर चुके घुमा के दिया है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड कलेक्ट करना दो वेरिएबल्स को, साइड बाय साइड मतलब सेम टाइम। यस उसी क्वेश्चन को घुमा के दिया है सी। सिंपल कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर, नॉन लीनियर, बोथ और नन ऑफ दिस। सिंपल कोरिलेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर, नॉन लीनियर, बोथ और नन ऑफ दिस। लीनियर कोरिलेशन सिंपल होता है क्योंकि नॉन लीनियर सिंपल नहीं होता है। चलो थर्ड बताओ, बोल रहा है इफ हाई वैल्यूज ऑफ वन टेंड टू लो वैल्यूज ऑफ अदर देन दे आर सेड टू बी नेगेटिव, इनवर्स, बोथ और नन ऑफ दिस। बोल रहा है एक हाई तो एक लो, इसको नेगेटिव बोलते हैं अपन कि इसको इनवर्स बोलते हैं अपन, कि बोथ बोलते हैं कि नन ऑफ दिस बोलते हैं? बताओ बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, नेगेटिव और इनवर्स का मतलब सेम हो जाएगा? सबसे पहले मेरे को यही बताओ। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब एक दूसरे से दूर भागना, इनवर्स का मतलब भी होता है एक दूसरे से दूर भागना, तो क्या दोनों का मीनिंग ही सेम है? हाँ तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। कोरिलेशन को मैं पॉजिटिव कब बोल सकता हूं ये बताओ? व्हेन आई कैन से दैट कोरिलेशन इज पॉजिटिव? बताओ। द वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल्स, एक वन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ये तो हो ही नहीं सकता, पिछले क्वेश्चन का आंसर है ये। व्हेन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल वुड नॉट चेंज और नन ऑफ दिस। तो कोरिलेशन को पॉजिटिव कब बोलूंगा? वन डायरेक्शन, जब दोनों एक साथ हाथ में हाथ रख के एक रास्ते पे चलेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। ये आंसर। चलो रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन मेरे को पर्सनल फेवरेट है, पता है मेरा क्वेश्चन। बताओ एज ऑफ एप्लीकेशन फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या है? पॉजिटिवली है, नेगेटिवली है, जीरो है, नन ऑफ दीज है? देखो जीरो तो है ही नहीं क्योंकि दोनों का रिश्ता तो है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई एक बताओ। एज ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रीमियम, तुम लोग को पता है? तुम लोग को पता है जितने ओल्ड एज लोग होते हैं उतना ज्यादा उनसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन लोगों को लाइफ इंश्योरेंस का वो क्लेम देना पड़ेगा। ठीक है, और तुम लोग जितने ज्यादा जवान हो, तुम जितने ज्यादा यंग एज के हो, उतना तुमसे कम प्रीमियम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है कि तुम्हारे साथ कुछ कंटिजेंसी होगी, तुम्हारे साथ कुछ मिस हैपनिंग होगी, तो इसलिए तुमसे कम प्रीमियम चार्ज किया जाता है। तुम पूछना कोई इंश्योरेंस वाला तुम्हारे पहचान का होगा तो, कि ज्यादा एजेड लोग रहते हैं उनको इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है अगर तुम वो पॉलिसी ले रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है, तो वो मे बी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो। ठीक है, और उस डिसीज के वजह से उन लोगों को लाइफ की भी थ्रेट हो सकती है, तो लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो।
भाई सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर तुमको कोई सीवियर डिसीज है, तुमको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं। ये बात पता है तुम लोगों को? अगर तुम्हारे को कोई सीवियर डिसीज है, तुमको लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए दोनों के बीच का पॉजिटिव रिलेशन है। जितनी ज्यादा एज होगी उतना ज्यादा प्रीमियम का अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, ए आंसर। चलो 6 वाला बताओ। सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड डे का टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक बिकेगी। बोलो, है ना? जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक बिकेगी। ये आंसर, ये नहीं होना चाहिए लेकिन। एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो नन। हस्बैंड और वाइफ, भाई ये तो तुम कुछ भी छोड़ दो। एज ऑफ मी एंड यू बता दो, मेरे और तुम्हारी एज का कोरिलेशन क्या है? पॉजिटिव ही होगा, दोनों की एज बढ़ेगी, कम तो होती नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। दोनों की एज हर साल बढ़ती है, तो कोरिलेशन तो है, हर साल इंक्रीज होती है। ठीक है, हर साल इंक्रीज होती है। और तुम लोग सोचोगे भैया रिलेशन कैसे बना इसमें, तो याद कर लो। पापा बेटे का रिलेशन बनाए थे रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में। पापा बेटे के एज का रिलेशन बनाए थे, बनाए थे ना, कि 10 साल पहले 2 टाइम्स था, 10 साल बाद 4 टाइम्स हो गया। हाँ, तो रिलेशन बन सकता है, रिलेशन बन सकता है, पर कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है, चलो 8th बताओ। वेदर मे बी द वैल्यू ऑफ आर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट स्क्वायर विल बी। मेरे को बताओ, आर की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर क्या होगा? उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तुम नेगेटिव नंबर ले लो या तुम पॉजिटिव नंबर ले लो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसके बीच में लाई करती है? -1 से +1। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंक्लूडिंग द लिमिट्स? y इज इक्वल टू a प्लस बी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा? -1 + 1 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन b इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। स्कैटर डायग्राम काहे में हेल्प करता है? नेचर बताने में। स्कैटर डायग्राम कंसीडर फॉर मेजरिंग, क्या मेजर करने के लिए स्कैटर डायग्राम को कंसीडर कर सकते हैं? लीनियर रिलेशनशिप, कर्वी लीनियर, नीदर, बोथ। बताओ, पिछली की पिछली क्लास का क्वेश्चन है ये। स्कैटर डायग्राम किस चीज को मेजर करने के लिए बताया जाता है? बहुत बेटा, लीनियर कर्वी लीनियर दोनों होता है इसमें, भूलो मत। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मत करवाओ। 14th बताओ। बोल रहे हैं इफ प्लॉटेड पॉइंट इन स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, कोरिलेशन क्या है? नेगेटिव। रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? 15 नंबर, 15 नंबर रिपीटेड है क्या? कैलकुलेट कर लो। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स और वाई के बीच में 0.28 है, इज इक्वल टू कोवेरिएंस है 7.6 अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स 9 है, मतलब SD3 होगा। तो SD ऑफ वाई कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लो, 1 मिनट लगेगा। 0.28 इंटू 84, 9.04, 761, यानी कि 9.05। इजी, फटाफट से बताओ, इजी। अब ऐसे लग रहा है स्पीड कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ रहा होगा। कोरिलेशन के एमसीक्यू में तुम्हारा स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों कंपाउंडिंग स्पीड से बढ़ रहा होगा। यस भैया। बताओ, टू वेरिएबल एक्स और वाई, कोवेरिएंस वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई ये है। तो बताओ, कोवेरिएंस 44, 256 का रूट कितना होता है? मैं बार बार भूल जाता हूँ। 16 कितना हो जाएगा? 16 इंटू 4, 64, 40 डिवाइडेड बाय 64, 0.625। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बी आंसर है। क्लियर? रिपीटेड। ओके 17 नंबर लेट। पिछले क्लास में किए थे, पिछले क्लास का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। वेरी गुड, -1 भैया, मतलब मजाक मत करो आप हम लोग के साथ। ठीक है भाई, ये बताओ 18th नंबर क्वेश्चन बताओ। कोवेरिएंस यू और बी का दिया हुआ है, एस डी स्क्वायर दिया हुआ है यू का, एस डी स्क्वायर दिया हुआ है वाई का। देन ये बताओ, कोरिलेशन बताओ यू और बी के बीच में।
क्या है बच्चों इसका आंसर? कोवेरियंस दिया हुआ है, एस डी ऑफ यू, एस डी ऑफ वी चाहिए। एस डी ऑफ यू कितना आएगा? एस डी ऑफ यू कितना आएगा ये बताओ, आंसर नहीं, एस डी ऑफ यू बताओ। चलो बताओ बच्चों। 2.12 आ रहा है। छोड़ो, मेरी उम्मीद खत्म तुम लोग से। नहीं भैया ऐसे मत बोलो प्लीज भैया। नहीं 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 नहीं, तुम इतना देर लगाते हो। 4.97, 0.603, बी आ गया आंसर। बी आ गया ना आंसर। बस ये ध्यान में रखना, तुमको स्क्वायर्स दिए हुए थे। क्या दिए थे? स्क्वायर। मेरे को स्क्वायर थोड़ी चाहिए, मेरे को स्क्वायर नहीं चाहिए है भैया, मेरे को एस डी चाहिए, एस डी ऑफ यू। तो ये हो जाएगा √4.5, एस डी ऑफ वी ये हो जाएगा √5.5। तब फिर एच डी आएगा ओरिजिनल 2.12, 2.34। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना एंड दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन सारे बच्चे बताएंगे। ओहो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताओ, जल्दी बताओ। एक्सपेक्टिंग यू ऑलरेडी सॉल्व द शीट्स। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कितनी हो सकती है? +1। सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक कितना हो सकता है? 0। 0 होता है ना सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक। चलो नेक्स्ट 22। For a group of 8 students, sum of square of difference in the rank for the marks 1 - 6 into sigma d square upon n cube minus n कितना आया बताओ? कितना आएगा? 6 into 50, 300, 504, 0.40, 0.40476 कुछ कुछ आ रहा है तो 0.40। क्लियर? बोलो भैया ये 0 कैसे होगा? बेटा 21 क्वेश्चन, एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं। चलो हम लोग एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 2 1 3 4 5, ठीक है, 1 3 5 2 4। चलो डिफरेंस निकालो, डी निकालो, R1 - R2 कितना आ रहा है? ये 1 - 2 -2 2 1। बताओ कितना आएगा इसका सम? सम ऑफ डी कितना आएगा ये बताओ। हम लोग सम ऑफ डी स्क्वायर निकालते हैं, मैं तुमसे सम ऑफ डी पूछ रहा हूँ। 1 + 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा। 4 और -4 कितना हो जाएगा? 0। और तुम किसी भी रैंडम क्वेश्चन में ट्राई कर लो, सिग्मा डी हमेशा 0 आता है, इसलिए हम लोग सिग्मा डी स्क्वायर निकालते हैं। पॉइंट ये है, तुम लोग को कभी ये चीज ध्यान में इसलिए नहीं रही क्योंकि जब भी मैं सॉल्विंग करा रहा था मैं तुम लोग को बोल रहा था डी का साइन इग्नोर कर देना। क्यों इग्नोर कर देना? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डी से मेरे को कोई काम ही नहीं है, मेरे को तो डी स्क्वायर से लेना देना है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को इग्नोर करवा दे रहा था डी साइन साइन लेना, इसलिए तुम लोग इसको कभी नोटिस नहीं किए। तो आज नोटिस कर लिए, तो 21 क्वेश्चन का ये प्रूफ है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन बताओ। कल किए थे, कल किए थे ना सेम क्वेश्चन सॉल्व, -1/3 सेम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चलो हो गया, 23 क्वेश्चन थे बस इस सेट के अंदर। क्लियर है? बोलो बच्चों। ओके भैया, चलो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।